हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, राम राम, भारत माता की जय। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत ही शानदार, लाजवाब, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में बहुत ही शानदार तरीके से व्यस्त भी होंगे। एक बार फटाफट से सभी लोग आ जाएंगे क्योंकि क्लास थोड़ी सी जो है आज डिले हुई है। ठीक है भाई, तो एक बार फटाफट से क्लास से जुड़ेंगे। और टॉपिक आपको पता है कि आज का जो टॉपिक है वो सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट नंबर 2 होने वाला है, मतलब पार्ट नंबर 3 होने वाला है। चलिए। सीक्वेंस एंड सीरीज। पार्ट नंबर 3 है कि 4 है? चलिए जी। तो हमने जहाँ तक अभी तक डिस्कस किया था उसमें एक दो लोगों के डाउट थे, उनको मैं पहले क्लियर करता हूँ, इसके बाद में फिर हम सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं जहाँ से हमने नहीं पढ़ाया था। ठीक है जी। तो अभिषेक प्रताप सिंह, शाहरुख खान, सौरभ, स्नेहा, अजय कुमार, ज्योतिष, शिल्पी, देवेश यादव। चलो, उन तमाम साथियों को गुड मॉर्निंग है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जिसका नाम नहीं ले पा रहे हैं सभी का तहे दिल से स्वागत भी है। चलिए भाई। तो कल जो है हम लोग कहाँ डिस्कस कर रहे थे? कुछ लोगों को प्रॉब्लम आई थी, कहाँ पर आई थी? एक दो बस थोड़ा सा इनको जो है रिवाइज कर देते हैं बस। एक को तो यहाँ पर दिक्कत आई थी इस वाले टर्म में। देखो जी, इसमें क्या था कि एस एन हमारे पास में एन पदों का योग था। कितने पदों का योग था? एन पदों का योग था। लेकिन अब जब यहाँ पर आप देख पा रहे हो ना, एस एन प्लस में 3 माइनस एन प्लस में 2, फिर यहाँ पर कितना है? एस एन प्लस में 1 माइनस का एस एन। भाई एक बात बताओ, यहाँ पर हमने क्या किया था? एन को कुछ लेट किया था। एन को क्या किया था? कुछ लेट किया था। जब हमने एन को कुछ लेट किया था तो आप ये खुद सोच के देखो कि अगर मैं यहाँ पर 1 लेट करता हूँ तो ये टोटल कितना बन जाएगा? S4। S4 का मतलब है 4 पदों का योग। अगर मैं यहाँ पर n की जगह पर 1 लेट करता हूँ तो कितना बन जाएगा? S3। करने को आप इसमें 4 लेट कर लो, कोई टेंशन नहीं है। करने को आप इसमें 3 लेट कर लो, कोई टेंशन नहीं है। 2 लेट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है जी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? S1। बस बात कुछ ऐसी है कि आप पढ़ रहे हो एपी, और एपी के सारे पद होते हैं ना, उनको हम कैसे मान लेते हैं? एपी एपी मतलब समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में जितने भी पद आप मानो तो सीक्वेंस से मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 ऐसे। इसने बोला है कि हम 4 पदों का योग, यानी S4 का मतलब 4 पदों का योग। मैंने 4 पदों को जोड़ा, 4 3 7 2 9 और 1 10 माइनस। S3 का मतलब है 3 पदों का योग, 1 2 3। तो 3 2 5 और 1 6, 6 तिया कितना होता है? 18 प्लस S2। S2 का मतलब है 2 पदों का योग, 1 और 2 कितना? 3 और 3 3 जा 9 होता है। माइनस में S1 का मान मतलब एक पद का योग, खुद ही एक है बेचारा। तो ये कितना हो जाएगा? 10 9 19 18 19 कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। पार्ट 4 है, चलो ठीक है, मैं पार्ट 4 उसको कर देता हूँ अभी। बाकी मैंने ये सारी चीजें बता रखी थी। हाँ, एक लोगों को दिक्कत आ रही थी इस वाले में, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ एपी। इसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो मेरा फार्मूला था, मान लो ए एन बराबर में क्या था? ए एन बराबर में था ए प्लस में कितना? एस एन माइनस का 1। अब भाई देखो इसमें क्या होता है, ये जो ए होता है ना, ये जो ए होता है वो एक्चुअल सीक्वेंस का पहला वाला पद है, इसको बोलेंगे। ठीक है जी, एक्चुअल सीक्वेंस का पहला वाला पद है। लेकिन अब हमने क्या बोला था कि इनके बीच का अंतर देखो। इनके बीच का अंतर देखो, कितने का अंतर है? बोलोगे 3 का। कितने का अंतर है? 4 का। कितने का अंतर है? 5 का। कितने का अंतर है? 6 का। तो अब जो ये सीक्वेंस नजर आ रही है ना, इस सीक्वेंस का जो पहला पद होगा उसको हम बोलेंगे या तो ए डैश से मान लो या A1 से मान लो, क्योंकि वो एस के लिए काम करेगा। ये वाला ए तो ऑलरेडी आप निकाल चुके हो, कौन सा? ये वाला ए हो गया। ठीक है। इसके बीच में अंतर कितने का जा रहा है? इन सभी पदों के बीच में अंतर तो बोलोगे D, 1 का अंतर है।
और इसमें ए डैश का मान 3 मान लो। यहाँ पर हमने क्या किया था, ए का मान 0 था, प्लस में एस n-1, हालांकि हम कौन सा पद निकाल रहे हैं, 100 में से खत्म कर दो 99। अब 99 पदों का योग तो आप निकाल सकते हो ना, 99/2 ब्रैकेट में 2a। अच्छा, ए की वैल्यू कहाँ से है, तो इसके लिए ए की वैल्यू कितनी थी, 3 थी, प्लस में कितना हो जाएगा 98। डी का मान कितना है, 1 है, कोई टेंशन नहीं है। एक काम करो, यहाँ पर कितना हो जाएगा 99 होगा ना। यहाँ से हम दो को कॉमन कर देंगे तो ये कितना बनेगा 49, 49 दूना 98, 49 और गुणा में प्लस में कितना होता है 3, तो 52 हो जाएगा ना। बाकी दो हम कैंसिल कर देंगे, ये हमारा आंसर आएगा। तो ये इसका पार्ट था। ठीक है जी, आज हम जहां पर बताने वाले हैं वो बताने वाले हैं आपको पॉलीगॉन के बारे में। किसके बारे में, पॉलीगॉन के बारे में। ठीक है जी, पॉलीगॉन के बारे में बताने वाले हैं। चलो, है तो बाकी और भी चीजें हैं इसमें। पॉलीगॉन क्या कहता है, देखो पॉलीगॉन ये कहता है, पॉलीगॉन का मतलब होता है बहुभुज। बहुभुज का मतलब जिसमें बहुत सारी भुजाएं हैं। जैसे ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल में कितनी साइड होती है, 3 साइड। क्वाड्रिलेटरल होता है, कितनी साइड होती है, 4 साइड। अब इनसे ज्यादा जब साइड बनने लगती हैं तो वो क्या बोलते हैं, पेंटागन, हेक्सागन, है ना, सेप्टागन, ऐसे कर करके अलग अलग जितने नंबर ऑफ साइड्स होती हैं उनको हम पॉलीगॉन में लेके जाते हैं। पॉलीगॉन का मतलब होता है बहुभुज। पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है, बहुभुज होता है। ठीक है जी। अरे आप एक बार देख लेना, ठीक है जी। ये कितना होगा, 49 दूना 98, 98 और 98 3 कितना होता है 52। वो एक बार चेक कर लिया करो यार, आप कैलकुलेशन में देखो, दिक्कत ये नहीं है। उभयनिष्ठ पद में तो मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। उभयनिष्ठ पद क्या होता है, ठीक है, उभयनिष्ठ पद में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ इसमें आते हैं। पॉलीगॉन में क्या होता है, पॉलीगॉन में क्या होता है, पॉलीगॉन में सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। पहले तो हम पॉलीगॉन को समझते हैं, पहले हम पॉलीगॉन को समझते हैं। जैसे मेरे पास में कोई एक साइड ये है, फिर एक दूसरी साइड ये है, फिर एक तीसरी साइड ये है, फिर चौथी साइड ये है, ऐसे करके वो बहुत सारी साइड बनाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं पॉलीगॉन। ऐसे ही, तो ये डॉट 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 डॉट, ऐसे तो कुछ भी कह सकते हो। ये हमारा क्या है, पॉलीगॉन है एक तरीके से। ठीक है जी, ये पॉलीगॉन है मेरा। तो अगर ये पॉलीगॉन है तो पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल यानी कि अंतःकोण जो होते हैं इनका हम जोड़ करेंगे तो कितना होगा, वो कैसे हम फाइंड कर सकते हो, तो वो फाइंड किया जा सकता है एन ब्रैकेट में। कॉमन टर्म वाला बता दें भाई यार, प्लीज यार एक बार रिपीट कर लेना उस चीज को। नहीं ऐसे तो फिर वैसे भी बातें हैं, एक मैसेज तो मैंने ग्रुप में किया था, वो सारी की सारी बातें फिर उसमें कहीं ना कहीं यूज ही होती हैं आपके लिए। सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 180 डिग्री 180 ब्रैकेट में n माइनस का 2, 180 ब्रैकेट में n माइनस का 2। अगर हम पॉलीगॉन के अंतःकोणों का योग निकाल रहे हैं, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होना चाहिए, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होना चाहिए 360 डिग्री। अच्छा जी, मतलब ये भी होता है, हाँ। सम ऑफ डायगनल्स, विकर्णों की संख्या कितनी होती है, डायगनल्स का मतलब आप समझते हो ना, विकर्णों की संख्या। जैसे ये इधर मिला दिया जाए, ये इधर मिला दिया जाए, ये इधर मिला दिया जाए, ये डायगनल्स होते हैं हमारे। तो डायगनल्स का फॉर्मूला होता है एन ब्रैकेट में n माइनस का 2। ठीक है, एन ब्रैकेट में n माइनस का 2 अपॉन में 2। तो ये हमारे विकर्णों की संख्या हो गई। तो पॉलीगॉन से आपने क्या समझा, बहुभुज से आपने ये समझा कि जो भी हमारे पॉलीगॉन होते हैं, जितनी भी उसमें साइड होती हैं, उनकी इंटरनली एंगल जो होते हैं यानी कि इंटीरियर एंगल होते हैं, उनका सम हमारा कैसे निकलता है 180 ब्रैकेट में n माइनस का 2। लेकिन अगर वही एक्सटीरियर के बारे में बात करें तो एक्सटीरियर के बारे में बात करते हैं तो एक 360 हमारा एंगल होता है, बिल्कुल। ठीक है जी, चलो एक क्वेश्चन है आपके सामने इसी से रिलेटेड, वो ये है, कह रहा है कि यदि बहुभुज के दो क्रमिक कोणों के बीच का अंतर 5 है, बड़े प्यार से समझना, कहना चाहता है कि कोई बहुभुज है जिसके क्रमिक कोणों का अंतर यानी कि कोणों के बीच का जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस दिया गया है।
अगर हमारे पास में दो कोणों के बीच का डिफरेंस दिया जा रहा है, ठीक है जी, तो वो क्या होता है, यहां पर 3 कर दो, एन ऑफ एन माइनस का 3, क्योंकि NC2 होता है ना, NC2 का मतलब एन ऑफ एन माइनस 3/2, बिल्कुल सही है। यदि दो कोणों के बीच का जो अंतर है वो 5 दिया जा रहा है, यानी कि डी का मान मेरे पास में कितना हो जाएगा, 5 डिग्री। जिसमें से सबसे छोटा कोण बोले तो पहला पहला यानी फर्स्ट टर्म जिसको बोल सकते हो 120 डिग्री है। अब आपको ये बताना है कि इसका जो है बहुभुज में भुजाएं कितनी है। तो बहुभुज में भुजाएं निकालने का मतलब है एन का मान फाइंड करना। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड, और आपको ये बात बखूबी पता है, अभी अभी बताई है कि जितना भी सम ऑफ इंटीरियर होता है, क्या सम ऑफ इंटीरियर होता है, वो कितना होता है 180 डिग्री ब्रैकेट में n माइनस का 2। तो एक काम करते हैं, इनकी जो है n पदों का हम लोग योगफल निकाल लेते हैं। नहीं समझे भाई, अंतर दिया जा रहा है, पहला पद दिया जा रहा है, n का मान पूछा जा रहा है, ठीक है, n का मान पूछा जा रहा है, कहां गया भाई, n का मान पूछा जा रहा है, तो n का जिक्र कहां होता है, इंटीरियर एंगल में होता है। तो 180 ब्रैकेट में n माइनस का 2, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो इसके सारे के सारे अंतः कोणों का योग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 180 ब्रैकेट में n माइनस का 2। लेकिन अब इसका भी तो सम निकालना पड़ेगा ना जी। तो कितनी साइड्स हैं n, तो n/2 ब्रैकेट में 2a, a का मतलब कितना होता है 120, 120 दूना 240, क्योंकि हम यहां पर लगा रहे हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP का फॉर्मूला। प्लस में क्या होता है n माइनस का 1 ऑफ डी की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 5 है। ठीक है जी, ये कितना बन जाएगा 180n माइनस का 360 इक्वल में n/2 ब्रैकेट 240, तो ये दिया गया है, यहां पर हो जाएगा 5n एंड माइनस का 5। एक काम करते हैं, क्या हम दो को इधर ले जाते हैं, है ना जी, दो को इधर ले जाओ, नहीं दो को इधर ले जाओ तो सही रहेगा कैलकुलेशन में, ठीक है। ये हो जाएगा 360 n माइनस 720 इक्वल टू ये 240 n प्लस में 5n स्क्वायर और माइनस का 5n, या सीधा लिख दो ना 235n, 240 में से 5 चला जाएगा तो 235n, और ये हो जाएगा 5n स्क्वायर। जो भी कैंसिल होता है उड़ाओ, पहले तो आप इसको 5 से खत्म कर दो, 5 से खत्म कर दो, यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है 5n स्क्वायर, तो चाहो तो आप 5 से खत्म कर सकते हो इसको, तो 5 से 5 चला जाएगा, मतलब ये n स्क्वायर, और यहां पर कितना बनेगा, तो एक काम करो ना, कैलकुलेशन ऐसी करो, पहले इनको जोड़ दो, फिर बाद में हम 5 से डिवाइड करवा देते हैं। कैलकुलेशन हम आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। 360 इससे माइनस करेगा तो कितना आएगा भाई, 360 माइनस करेगा तो 65, ये 60 एक ये है, यानी 125, 125n, और ये 720 इधर जाएगा तो 720 इक्वल टू 0। 5 को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, तो ये बनेगा n स्क्वायर माइनस का 25 ऑफ n, और ये हो जाएगा 144। ठीक है, कैसे हमने 5 से क्या कर दिया, डिवाइड करवा दिया, या बोलो कॉमन करवा दिया। तो यहां से मेरे पास में ये बन रहा है 144। अब देखो जी, फॉर्मूला इसके फैक्टर जब आप लगाओगे ना फैक्टर, तो 144 के फैक्टर कितने होते हैं, तो बोलोगे 144 को हम कैसे लिख सकते हैं, 16 गुणा 9, 16 निम्मा 144, 16 और 9 कितना होता है 25 होता है, 16 निम्मा 144 होता है कि नहीं होता है, जल्दी बताओ भाई। इसके हम फैक्टर करेंगे तो हम कैसे करेंगे, 16 मल्टीप्लाई बाई 9, और 16 और 9 कितना होता है 25, यानी यहां से आपके दो फैक्टर मिल जाएंगे। एक फैक्टर तो आपका मिलेगा n माइनस का 16, और एक फैक्टर मिलेगा आपका n माइनस का 9। अब बात ये आती है कि दोनों जगह से मेरे पास वैल्यू मिल गई है 16, और कितनी मिल गई है 9। अब डिपेंड आप पे करता है कि बताओ, डिपेंड आप पे करता है कि बताओ इसमें से कितनी साइड ऐसी होंगी पॉलीगॉन की, कौन सी सिस्टमैटिक साइड है। तो आपने कहा सी आंसर, तो जितने भी सी वाले हैं वो सभी के सभी गलत हैं। रीजन क्या है वो मैं बताता हूं। जितने भी 16 साइड वाले हैं सारे के सारे लोग गलत हैं। क्यों, वो मैं बताता हूं। क्योंकि एक बात ध्यान रखना कि इसका इंटीरियर एंगल का जो सम होना चाहिए वो याद रखना कितना होना चाहिए, 300, इंटीरियर एंगल का जो सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 180 ब्रैकेट में n माइनस का 2। ठीक है जी। दूसरी बात, इसके एक्सटीरियर एंगल का जो सम होना चाहिए वो 360 होना चाहिए। चलो भाई, अब जरा थोड़ा सा चेक करके देखो 16 और 9 में क्या हो सकता है।
चलो मैं बताता हूं। अगर आप 16वां पद निकालते हो, यानी कि कौन सा पद, 16वां एंगल निकालते हो, तो आप मुझे ये बताओ T16 अगर आप निकालोगे तो T16 का मतलब क्या हो जाएगा, A प्लस में 15D। बोलो यस और नो। 15D। अब हमें ये बताओ आप कि A का मान मेरे पास में तो 120 था और 15, और D का मान कितना है 5, तो ये कितना बना रहा है, 15 बिना 75 मतलब 195। अब आप हमें ये बता दो, एक कोई भी एंगल अगर होगा, कोई भी एंगल होगा इंटीरियर एंगल, वो क्या 180 से ज्यादा हो सकता है, बस इतना बता दो। क्या कोई भी इंटीरियर एंगल 180 से ज्यादा हो सकता है? जल्दी बताओ, यस और नो करके बोल दो बस। क्या कोई भी अंता जो कोण होगा वो 180 से ज्यादा होगा? 180 से ज्यादा होगा? तो भैया ये तो 180 दे रहा है, जो कि 180 से ज्यादा होना नहीं चाहिए। आपको भी पता है कि 180 से ज्यादा हो गया तो फिर वो पता है ना, वो फिर बाहर के लिए मुड़ जाएगा, फिर वो पॉलीगॉन नहीं बनेगा। सिंपल सी बात है ये तो 16 नहीं होगा, कितना आएगा, 9 आ जाएगा। कितना आएगा भाई मेरे, 9 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हाँ, समझ में आ रही ना बातें? बस, चलो। ये तो एक मैंने लॉजिक बताया प्रॉपर बेसिक पैटर्न पर, जो आपका फॉर्मूले से रिलेटेड था। ठीक है जी, जो एक आपका फॉर्मूले से रिलेटेड था, जो मैंने यहां पर बताया कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन 180 ब्रैकेट में n माइनस का 2। तो इसका मतलब है कि ये 16 तो मेरा गलत हो गया, क्योंकि 195 180 ज्यादा जा रहा है, तो ये हमारा पॉलीगॉन नहीं बनाएगा। तो आंसर क्या आएगा मेरे पास में, 9 आ जाएगा, 16 हमारा कैंसिल हो गया। अब बात आती है एक इसी से रिलेटेड एक दूसरा प्रश्न भी है। वो कहना क्या चाहता है, वो कहना चाह रहा है कि बहुभुज का सबसे बड़ा कोण बताओ। आप हमें ये बताओ कि इसमें टोटल साइड कितनी निकली है, 9। आप बड़े ध्यान से सुनना, आपकी टोटल साइड कितनी निकली है, 9 निकली है। तो जो 9 होगा, यानी जो 9वीं साइड होगी, जो सबसे आखिरी वाली साइड होगी, उसका एंगल हमारा सबसे बड़ा होगा। होगा कि नहीं होगा, ट्रिक से बता रहा हूं, बस थोड़ा पेशेंस रख लो। अभी मैंने यही बात बोली है भैया। जो सबसे बड़ा कोण होगा वो कौन सा होगा, 9वीं साइड का। तो यानी कि हम यहां से A9 निकाल सकते हैं। E9 जिसको बोलते हो T9, कुछ भी कह सकते हो, T9 क्या होगा भाई, A प्लस में 8D, है ना। A का मान कितना है बोलोगे भाई साहब, 120, और 8D, D का मान कितना है 5। तो फिलहाल आंसर कितना आएगा, 160। तो सबसे बड़ा वाला एंगल कितना बन जाएगा, 160। ठीक है, और ना बिलीव हो तो चेक करके देखो, सबसे छोटा एंगल कितना था, 120 था कि नहीं था। अंतर कितने का चल रहा है, 5 का, 125 130 135, ठीक है, 140 145 150 155 और 160। जरा चेक करके देखो, क्या साइड आपकी 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है कि नहीं है जी, बोलो। ठीक है, चलो अच्छा। जिसको ये बेसिक पैटर्न बिल्कुल समझ में नहीं आया है, तो बेसिक बेसिक रटा ना करो, फिर कभी कभी फिर दिक्कत आती है ना जी। बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि यहां पर लिखा है सम ऑफ इंटीरियर एंगल, जिसका फार्मूला होता है 180 ब्रैकेट में n माइनस का 2, और यहां पर हमने एपी के n पदों का योग निकाला है। एपी के n पदों का फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस 1 ऑफ डी। अब हम रिवीजन करके आपको नहीं देंगे यहां पर कि हम रिवीजन करेंगे और फार्मूले को यहां पर टच कर करके आपके दिमाग में डालेंगे, वो हमसे तो नहीं हो पाएगा। ये आपके कॉमन सेंस भी है, आप खुद भी करोगे। दूसरी बात, जब हमने इसको सॉल्व किया तो कितना बन रहा है, 2 को। अब कैलकुलेशन अब मेरी जिम्मेदारी नहीं कि कैलकुलेशन अब मैं ही करके दूं, कैलकुलेशन आप भी कर सकते हो ना। 2 अपॉन में है, इधर जाएगा मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा 360 माइनस का 720। यहां कितना बचेगा, 235। कैसे बच रहा है, 240 5 गया 235 n प्लस में n का स्क्वायर। इसमें मैंने क्या कर दिया, 5 से डिवाइड कर दो या 5 से कॉमन कर दो। जब 5 से कॉमन कर दिया तो कुछ इस प्रकार से बना। 144 को क्या लिख सकते हैं, 16 निमा 144। फैक्टर करना सिखा दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। 16 9 25 होता है, यानी 2 फैक्टर बनेंगे मेरे पास में कितने, एक तो n माइनस 16 जिससे वैल्यू निकल के आएगी 16, एक n माइनस का 9 जिससे वैल्यू निकल के आएगी 9। ठीक है, अच्छा जी। अब 16 होगा कि 9 होगा, तो 16 होगा कि 9 होगा, तो मैंने आपको बोला था कि कोई भी इंटीरियर एंगल जो होता है वो 180 से कम ही होना चाहिए।
180 से कम होना चाहिए, लेकिन 16 क्या दे रहा है 195, जो कि गलत हो जाएगा। 9 को चेक करके देख लो 160 दे रहा है ना, 160 180 से कम है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा एंगल मुझे बताना था, तो बड़ा एंगल का मतलब है नौवीं साइड निकाल लो, नौवीं साइड जो साइड सबसे बड़ी वही मेरे पास में एंगल बड़ा बनाएगा। तो T9, T9 का मतलब A प्लस में 8D, और 12 120 में पहले से दिया गया, 5 मेरा डिफरेंस है, 58 40 160, काम खत्म। अब हम करते हैं इसको शॉर्ट ट्रिक्स बेस पे। देखो जी शॉर्ट ट्रिक बेस में क्या होता है, बड़े ध्यान से समझना आप। हमने कोई भी पॉलीगॉन बनाया, जैसे ये आया, ऐसे कर दो, फिर इसको ऐसे कर दो, इसके बीच का एंगल कितना था 120 डिग्री शुरुआत का। तो एक बार तो बाहरी एंगल कितना होगा मेरे पास में 60 डिग्री, बिल्कुल सही है ना। इसी के साथ साथ अब यहां पर कितना हो जाएगा 125, तो बाहरी एंगल कितना हो जाएगा 55 डिग्री। बोलो भैया, बता रहे हो ना आप, समझ रहे हो ना इस चीज को। इसी के साथ साथ यहाँ का अब एंगल कितना हो जाएगा 130, तो इधर कितना बन जाएगा, तो बोलोगे भैया 60। नेक्स्ट यहां पर हो जाएगा 135, तो इधर बाहर वाला एंगल कितना बन जाएगा 65। अच्छा जी, फिर और बनाओ, ये वाला एंगल कितना होगा 140, तो इधर वाला एंगल कितना बन जाएगा, बोलोगे 70। अच्छा जी, फिर और बढ़ाओ इधर, ये हो जाएगा अगर 145, तो इधर वाला एंगल कितना हो जाएगा 75। अरे क्या कर रहे हो मिस्टर मिसाल, 6 3 9 55 50, और ये हो गया 45, ये हो गया 40, मतलब बाहर वाला एंगल कम होगा। मैं बढ़ा रहा हूं, यहाँ 45 है, 45 में कितना जोड़ा जाएगा, जो 180 बने 35, और आगे आओ, अगर मैंने इसको 150 माना तो इधर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब पता है करना क्या होता है, करना ये होता है कि जो मेरे पास में बाहरी एंगल है, जो मेरे पास में बाहर वाले एंगल है, चलो और भी देख लो आप, 155 कर लिया, ठीक है, फिर यहां पर 160 भी मैंने कर लिया, ये कितना हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा बाहर वाला एंगल 20। अब आपको क्या काम करना है कि बाहर वाले एंगल, ये ट्रिक मैं बता रहा हूं भैया, बाकी आपका कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर है, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जाओगे तो वहां पर सुन लो आप। भैया सुन तो लो भाई, सबको पता है कि अगर ये 180, तो ये वाला एंगल कितना होगा 360 के अकॉर्डिंग। अगर देखो लो, सभी को पता है ना भाई, कि अगर मैंने ये मान लो 90 लिखा है, तो ये बाहर वाला एंगल कितना होगा 270 होगा, पता है ना। मैं क्या कहना चाहता हूं, रुको जरा, सबर कर लो आप, जोड़ो जरा इनको, 60 55 50 45 40 35 30 25 20, सबको जरा जोड़ के देखो। 60, 6 5 11, 11 5 16, 16 और 4 20, 20 4 24, 24 3 27, 27 3 30, 30 और 30 और 4 34, यानी 340 प्लस में 5 5 10 5 15 5 20, कितना बन रहा है 360। यानी बाहर वाले एंगल का जो सम बन रहा है वो कितना हो रहा है 360। कितने बार हमने एंगल को चेंज किया है, आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो अगर ये किसी को ट्रिक अच्छी नहीं लग रही है तो प्लीज कोई कमेंट ना करना, पहली बात बता रहा हूं, बेसिक आपका पैटर्न क्लियर है कि नहीं है। ट्रिक में जो मैंने बनाई वो अलग बनाई है, ठीक है। किसी को अगर लगता है कि नहीं भाई ये गलत हो रहा है, तो भाई एक काम कर लो, गलत पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ट्रिक पे कोई सवाल नहीं करेगा, खत्म कहानी, ठीक है। बेसिक मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से बता दिया, ट्रिक मैंने ये बता दिया कि भाई क्या करना है कि जो एंगल है उसके बाहर वाले एंगल 180 से हमें करना है, ठीक है। बाहर के जितने भी एंगल होते हैं उनको जोड़कर कितना बनना चाहिए 360। क्या लिखा हुआ है, लिखा है ना कि एक्सटीरियर एंगल का सम कितना है 360। तो चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जिसको ना समझ में आ रहा हो तो इसको छोड़ देना, बिल्कुल किसी को पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है इसे, ठीक है जी। चलो जी, कुछ क्वेश्चन है हमारे, ये कंफर्म हो गया भैया, बेसिक पैटर्न बिल्कुल बेहतरीन है, जिसको वो अच्छा लगे तो अपना लेना, ना अच्छा लगे तो खत्म कर देना उसको,
कोई फर्क ना पड़ता। और इस कॉन्सेप्ट से कितने भी दुनिया के क्वेश्चन बन जाएं, करके देख लेना, आंसर सेम आएगा। बता तो दिया भैया, रुक कहाँ गए हम, बताया नहीं है, 9 साइड निकल के आई हैं। कितनी बार एंगल, बाहर वाले एंगल को सबको जोड़ दो, और जोड़ने पर 360 बनता हो। तो कितने एंगल मैंने यूज किए हैं, देखो जी, बाहर का एंगल 60, 55, 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, इन सभी एंगल को जोड़ो, क्या 360 बनता है? बन जाए। अगर मान लो कितने एंगल मैंने लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9, तो कितने हमारे पास में साइड होंगी, 9 हो जाएंगी। टोटल कितने एंगल होते हैं भैया? टोटल तो हमें ये भी नहीं पता कि पॉलिनोमियल में कितनी साइड होती हैं। अब जितनी साइड होती हैं तो हमें ये भी नहीं पता होगा कि भैया एंगल कितने होंगे। जितनी साइड उतने मेरे पास में एंगल होते हैं, ये भी आपको बता दूं। पॉलीगॉन का मतलब ही था। तो भाई ये प्लीज ऐसे क्वेश्चन तो पूछ लिया करो ना। आ जाओ। अब जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने, अब इसको जो है तुम्हें चुटकियों में उड़ाना है। अब कैसे उड़ाओगे? अब दिक्कत पता है कहां पर आ जाएगी? अगर मैं कोई कॉन्सेप्ट बताऊंगा भी ना यहाँ पर शॉर्टकट, तो उसमें संधि विच्छेद बड़ी होती हैं, जबकि सेम सेम लॉजिक चलेगा। यहाँ पर एन पदों तक जा रहे हैं, एन पदों तक। एक बार आप उसको दोबारा देख लेना, ठीक है जी, जो मैंने शॉर्टकट बताया उसको दोबारा देख लो। आप क्या करना है कि जो भी एंगल हो उसके बाहर वाले एंगल का सम 360 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 360। बाहर वाले एंगल का, सभी एंगल का सम 360 हो। जितने एंगल वहां पर यूज किए गए उतनी ही हमारी साइड हो जाएंगी। ठीक है जी, चलो जी। चलो अच्छा, एक बात और बता दे रहा हूं, चलो देखिए मेरे पास में ना, सुनो भाई सुनो, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आप कर लो, क्योंकि तुम ना मेरा दिमाग का दही कर दोगे फिलहाल अभी। मैंने कहा कि कोई पॉलिनोमियल है जिसका एक एंगल है, वो कितना दिया जा रहा है? तो बोलोगे उसका एक एंगल 140 दिया जा रहा है। 101, एक एंगल उसका 140 दिया जा रहा है, और एंगल के बीच का जो अंतर है वो 5 का है। एंगल के बीच का जो अंतर है वो 5 का है, मतलब आगे हम 5 जोड़ेंगे तो 145 बनेगा। फिर हम क्या करने वाले हैं, कुछ इस प्रकार से। तो यहां पर कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। ठीक है जी। फिर क्या करने वाले हैं, यहां पर 155 हो जाएगा। उसी प्रकार से जब इधर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। अब बड़े ध्यान से समझो, मैंने ट्रिक क्या बताई कि अगर 140 ये है तो 180 बनाने के लिए कितना करना पड़ेगा? 40 यहां पर जोड़ना पड़ेगा। 180 बनाने के लिए 35, यहां कितना जोड़ना पड़ेगा? तो बोलोगे भैया 30, और दिस इज 25, यहां कितना हो जाएगा? तो बोलोगे 20 हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? ठीक है। प्रारंभ कहां से करेंगे? प्रारंभ आपका सबसे छोटा वाला एंगल कितना दिया जा रहा था? सबसे छोटा एंगल कितना दिया जा रहा था? 120। मैंने कहां से चालू किया? 120 से चालू किया है, खत्म है। ठीक है। सेम प्रोसेस यहां पर भी आपको यूज करना है। इस तरीके से है, जो हमारा पहला एंगल है पकड़ लो, उसके बाद वाले एंगल्स, बाहर वाले एंगल्स को जोड़ दो। ठीक है, तो ऐसा तो होगा नहीं, 360 नहीं होगा। चलो जी आओ अब। ये मेरे पास में साइड है, प्रथम एन पदों का योग है, प्रथम एन पदों का योग है। भाई एक बात मैं आपको बता रहा हूं, आज जेन्युइन बेसिक पहले क्लियर कर लो, क्योंकि बेसिक कंफर्म करने के लिए ना यहाँ पे हमें इतना समय तो नहीं है, और ना ही मेरे पास में इतना टाइम है कि मैं एक तो अपना टाइम ऑन टाइम पे सिलेबस भी कवर कर दूं। मैं थोड़ा सा हाइपर इसी वजह से हो रहा हूं, क्योंकि आपके जो कमेंट बनते हैं ना वो ठीक मेरे विपरीत बनते हैं। तो एक तो बेसिक जो हमारे पास बिल्कुल पैटर्न बिल्कुल क्लियर नहीं है, बेसिक जैसे कैलकुलेशन बेसिक हो गई हमारी। इसके बाद में जो मैं बता भी रहा हूं उस पर भी आपका अमल नहीं, या तो मेरी बात नहीं सुनते हो। तो प्लीज रिक्वेस्ट है ये हम्बल छोटे भाई की, कि हाँ भाई पहले जो दिक्कत आ रही वो फिर वही काम कर लो, फिर बेसिक कर लो। क्लास वैसे भी नहीं भाग रही है, आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी देख सकते हो। चलो आओ। ये मेरे पास में हमें ये देखना पड़ेगा, ये जो सीक्वेंस लिखा हुआ है ये सीक्वेंस क्या एपी में है? अब एपी में पहचानने के लिए क्या करेंगे?
ये मेरे पास में जो सीक्वेंस है या जो सीरीज है, क्या ये समांतर श्रेणी में है? समांतर श्रेणी में पता करने के लिए ना तुम्हें डिफरेंस निकालना बड़ा जरूरी है, कॉमन डिफरेंस, कि हर एक पदों में अंतर समान होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस करो। तो जैसे 3/4 है, उससे माइनस करोगे 1/2 को, तो आप एलसीएम तो बराबर करोगे ना, इधर 2 है इधर 4 है, तो 2 कर दो इधर। क्यों भाई? तो इधर कितना आएगा, तो बोलोगे अपॉन में तो 4 होगा, 3 में से 2 चला जाएगा, 1/4। चलो कोई नहीं, एक बार और चेक करके देख लेते हैं। हम बेसिक तय तक जा रहे हैं, आप सीख ही नहीं रहे उस चीज पे। थर्ड वाले टर्म्स में से सेकंड वाले टर्म्स को माइनस कर दो, यानी 7/8 माइनस का 3/4। तो फिर से यहां पर 8 है, तो 8 बनाने के लिए 2 का गुणा कर दो। तो देखो जी, 7 और 3 दूना 6, 7 में से 6 गया, 1 बटा कितना बन गया यहां पर, 8 बन गया। अब ये बताओ क्या ये एपी में है? आपने कहा नहीं जी, यहां पर तो अलग निकल रहा है, यहां पर डिफरेंस अलग निकल रहा है। तो भाई अभी तो हम नहीं कह सकते कि ये एपी में है, तो ये गलत क्वेश्चन यहां पर आ गया, क्योंकि ये फिर जीपी की कंडीशन बनाएगा। मे भी हो सकता है। अच्छा जी, या ये एजीपी की कहानी बना रहा है, या ये एजीपी की कहानी बना रहा है। इस रीजन से मैं कहता हूं कि अभी तुम्हें करना पड़ेगा इसको स्किप रीजन। अब बहुत लोग सोचेंगे सर आप स्किप करा रहे हो, क्योंकि हमने हर तरीके से कमेंट देख रखे हैं। तुम ना मतलब डिफरेंस टाइप के लोगों, डिफरेंसबिलिटी इतनी भरी पड़ी है कि कुछ कह नहीं सकते हम। अभी हमें जब इसको स्किप करेंगे तो बाद में कमेंट आएंगे, क्या आएंगे कि सर ने स्किप कर दिया, आप खुद ही कंफर्म नहीं हो। और जबकि मैं अभी क्या बोल रहा हूं कि ये किसका क्वेश्चन है, एजीपी का क्वेश्चन है। एजीपी जब मैं पढ़ाऊंगा तब मैं इसको कवर कराऊंगा। आ जाओ, बता दिया है कि दोनों में डिफरेंस कैसे हैं, अलग अलग है इस रीजन से। तो अभी हम इसको स्किप करेंगे, जब हम एजीपी पढ़ रहे होंगे तब करेंगे इसको। ठीक है जी। आज का जो कॉन्सेप्ट है वो यहां पर आता है, जो आज से जो हम लोग शुरू कर रहे हैं, मतलब आज का पहला कॉन्सेप्ट। भाई आप मुझे इतना बताओ कि क्या आपने सेट थ्योरी में 11th और 12th की जो सेट थ्योरी है वहां पर इन दो चीजों को पढ़ा है? जैसे मैंने कहा कि एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, इसके इसके बारे में आपने सीखा है या इसके बारे में आपने पढ़ा है? क्या होता है जरा? एन ऑफ ए प्लस में एन ऑफ बी और माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बोलो जी। यानी ये कहना चाहता है जब हम ए और मतलब ए और बी दोनों समुच्चयों को यूनियन करते हैं, यूनियन करने का मतलब है जब हम मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा, ए और बी और इंटरसेक्शन को माइनस कर दिया जाता है। अच्छा, अगर आपने ये पढ़ा होगा तो फिर आपने ये भी पढ़ा होगा। अब आप एक बार जल्दी से कमेंट करके हमसे ये बोलो कि आपका कुछ अता पता नहीं रहता है कि आप कोई भी कॉन्सेप्ट कहीं पर भी ले आते हो। बोलो जल्दी बोलो, बोल दो भाई। आप कोई भी कॉन्सेप्ट कहीं पर ले आते हो, कोई आइडिया नहीं रहता। आप सेट थ्योरी को यहां पर लगा दिया, बोली भाई, मजा आ जाएगा फिर हमें भी सुनकर कि हाँ भाई सही बात है। ये तो हम कहीं का कोई भी कॉन्सेप्ट उठाकर कहीं से भी लगा लेते हैं। अगर इतना भी बेसिक नहीं मालूम है ना, तो फिर एक बात बता रहा हूं, बेसिक पहले कंफर्म कर लो। हम डिमोटिवेट नहीं करना चाहते हैं, बेसिक फिर कंफर्म ही कर लो, वो ज्यादा बढ़िया है। ये क्या है, मेरे सेट थ्योरी के लॉ ऑफ एडिशन के फॉर्मूले हैं। ठीक है, योग के नियम है। योग के नियम है, ये क्या कहते हैं भाई, हमारे पास में 3 सेट अलग अलग टाइप के दिए जाएंगे। यहां पर 2 सेट है, यहां पर 3 सेट है। यूनियन का फार्मूला आपने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा है तो एक काम, वही फिर काम है कि आप इसको ना बेसिक पैटर्न पे जाओगे, या फिर अगर रुको थोड़ा सा, वो भी दिक्कत ये भी है आपकी कि जब मैं अगर ये कह देता हूं ना कि थोड़ा पेशेंस रखो, तो धैर्य नाम की चीज तो फिर उस तरीके से नहीं, क्योंकि ऐसा लगता है कि हाँ मान लो मैं भाई आखिरी अटेम्प्ट होगा बहुत सारे लोगों का आखिरी अटेम्प्ट होगा, लेकिन आपको तो पता है ना कि किसी भी एग्जाम की जब हम तैयारी करते हैं तो भाई धैर्य और मतलब हर एक चीज की रिक्वायरमेंट पड़ती है हमें। सेट थ्योरी पढ़ाऊंगा, ये कंफर्म हो जाएगा। अभी इसका काम चलाओ, क्योंकि ये सीक्वेंस एंड सीरीज में इसका एप्लीकेशन का यूज हो रहा है। ठीक है जी। नहीं, दरअसल बातों पे ध्यान देना पड़ेगा ना, मजबूरी हो जाती है हमारी, नहीं देंगे तो फिर दिक्कत आएगी ना। सुनते नहीं हैं, ये है वो है ना। ग्रुप बनाने का क्या फायदा है, बैच लेने का क्या फायदा है जब डाउट ही नहीं लेते हो। चलो, इस फॉर्मूले का यूज मैं इस टाइप के क्वेश्चन में करने के लिए बोल रहा हूं। अब एक बार पढ़िए आराम से, फिर बताओ।
भाई गुस्सा नहीं कर रहे हैं, ये अंदर की भावनाएं हैं, ये फीलिंग है जो बाहर निकल के आ रही है। अगर मेरी एक गलती होती है मान लो कहीं कैलकुलेशन में या कुछ XYZ, तो उसको ना तुम लोग राही का पहाड़ बना देते हो। दूसरी बात, इंसान मैं भी हूं, अगर 32 बैच मेरे चल रहे हैं तो कोई ना कोई किसी ना किसी बैच में कोई ना कोई कैलकुलेशन में या मिस्टेक हो ही जाएगी। ठीक है जी। दूसरी बात, आप ना उसका राई का पहाड़ बनाते हो। पहली बात तो ये हो गई कि राई का पहाड़ बनाते हो, और वहां पर पता है क्या दिक्कत क्या है, समझने का प्रयास करते हो नहीं, और पेशेंस नाम की कोई चीज नहीं है। मैंने आपको 32 बार बता रखा होगा क्लास में कि भाई मुझे 5 तारीख तक समय दे दो, मैं आपकी सेकंड क्लास लगा के रखूंगा। कोई कह रहा है कि वर्कशीट में जो ना केवल 9 क्वेश्चन दिए हैं। अरे भैया क्या टॉपिक कवर हो चुका है ये सीक्वेंस एंड सीरीज? जबकि मैंने ये बात तो पहले भी बोल रखी थी कि हर टॉपिक के 50+ क्वेश्चन आएंगे, हर टॉपिक के वर्कशीट में 50+ क्वेश्चन में दूंगा, जिसका जितना वेटेज होगा उसके ज्यादा उतने क्वेश्चन बनाकर दे दूंगा। कोई कह रहा है कि 9 ही क्वेश्चन दे दिया, अरे भैया टॉपिक नहीं खत्म हुआ है। कोई ये कहता है कि भाई हम इसका सॉल्यूशन जो है ना वो हमने प्रैक्टिस में करवा दिया। अरे भाई आप मुझे ये बताओ, थोड़ा प्रैक्टिकली सोच के देखो, पढ़ाने का माइंड बेकार बेकार हो गया ना, बता तो रहा हूं। कुछ कॉमन सेंस की भी बातें होती है ना भाई। हम भी टीचर हैं, बहुत सारे लोग भी टीचर होंगे, और जो टीचर हैं वो लोग ये ज्यादा हरकतें करते हैं। अब रही बात प्रैक्टिस की, आप हमें एक बात बताओ, क्वाड्रेटिक आपने पढ़ा है, अगर क्वाड्रेटिक आपने पढ़ा है, क्वाड्रेटिक में मैंने सारे के सारे PYQ इंगेज कर रखे हैं, और मैंने अगर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की वर्कशीट आपको दी थी और उसका सॉल्यूशन मैंने यूट्यूब पे करा दिया, तो बहुत सारे लोगों को ये मिर्ची लगी कि आपने यूट्यूब पर क्यों करवा दिया। तो आप सुन लो भाई मेरे, मैं आपको जितनी भी वर्कशीट आपकी क्लास में दूंगा, जो भी वर्कशीट मैं आपके बैच में दूंगा, उसका मैं सॉल्यूशन एप्लीकेशन में ही करवाऊंगा, ये मैंने कल भी बोल रखा है। लेकिन आपके जो डाउट होंगे और जो मैं अपने अकॉर्डिंग जो टेस्ट क्रिएट करूंगा वो मैं यूट्यूब पे कराऊंगा। किसी को भी मिर्ची लगने की कोई संभावनाएं नहीं है भाई। रिक्वेस्ट है ये, छोटे भाई हैं, हम छोटा ही भाई हैं, क्योंकि मैं आपकी उम्र के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मेरी उम्र बहुत कम है, मैं भी 25.5 साल का हूं, मतलब हम आपसे छोटे ही होंगे, हो सकता है कुछ हमसे और भी छोटे होंगे। चलो भाई क्वेश्चन समझो। कह रहा है कि 1 से 100 तक कितनी संख्याएं हैं, 1 से 100 तक कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 से विभाजित है। अब एक बात बताना आप, कि मेरे पास टोटल संख्याएं 100 हैं, और 100 संख्याओं में हम 3 का डिविजिबल वाला पार्ट देखते हैं। अब 3 से विभाजित वाले नंबर कौन मिलेंगे, या तो 3 मिलेगा, या तो 6 मिलेगा, या तो 9 मिलेगा, या तो 12 मिलेगा, या तो 15, 18, 21, अब ऐसे करते 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 99 तक जाओगे। बेसिक पैटर्न बता रहा हूं, 99 तक जाओगे, बहुत बढ़िया। फिर 5 से विभाजित करोगे, तो 1 से लेके 100 के बीच में 5 से विभाजित होने वाली नंबर कितने हैं, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, और डॉट 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 खुद 100 है। दूसरी बात क्या है, अब इनके क्या करना है, इनके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने की, टोटल पदों की संख्या कितनी है, टोटल पदों की संख्या कितनी है। अब आपको यह भी देखना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 और 5 से दोनों से विभाजित होता है। तो बोलोगे 5 और 3 दोनों से विभाजित होने वाला नंबर क्या है, इन दोनों का एलसीएम। बड़े ध्यान से समझो, 3 और 5 से विभाजित होने वाला नंबर कौन है, 15 का मल्टीपल। 15 का मल्टीपल बोले तो 15 हो गया, फिर 30 हो गया, फिर 45 हो गया, ऐसे डॉट 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 करके कितना हो जाएगा, 90 तक जाएगा। अब हमें एक बात बताओ आप, कि मुझे नंबर कौन सा चाहिए, मुझे नंबर चाहिए 3 का मल्टीपल या 5 का मल्टीपल। मल्टीपल यानी डिविजिबल, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है जी। 3 का डिविजिबल या 5 का डिविजिबल, ये दोनों में से कोई भी हमें नंबर चाहिए, लेकिन हमें 15 का नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ये कि हम पहले सम ऑफ टर्म निकाल लेते हैं, पदों की कुल संख्या निकाल ली जाए जितने 3 से डिविजिबल होंगे, 3 से डिविजिबल होंगे, वो हम टोटल नंबर निकाल लें। 5 से डिविजिबल होने वाले टोटल नंबर निकाल लें, 15 से डिविजिबल होने वाले कुल संख्याएं निकाल लें, इन दोनों को जोड़कर इसको घटा दे तो मेरे पास में टोटल संख्याएं आ जाएंगी। सही है जी, ये हमारा बेसिक पैटर्न रहा। अब आप ये सोचोगे कि हम टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे कैसे, कुल पदों की संख्या हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो यहां पर ये मैं लिख दे रहा हूं कि कुल पदों की संख्या निकालने का जो तरीका होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म, कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या यानी कि n,
एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म। फार्मूला होता है इसका एल माइनस का एफ अपॉन में कॉमन डिफरेंस प्लस का वन है। यू का है, यू सब कुछ है। एल का मतलब अंतिम पद, जो ये एल है, एल का मतलब लास्ट टर्म। एफ है ना, इसका मतलब है फर्स्ट टर्म। और डी का मतलब आप सभी लोग जानते हो कॉमन डिफरेंस, प्लस में कितना हो जाएगा एक। अब इसी फॉर्मूले का यूज करके हम इन सभी के पद निकालकर और माइनस कर सकते हैं। ठीक है जी, आइए। पहला पद मेरे पास 3 है, अंतिम पद 99, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 99 माइनस का 3। डिफरेंस कितने का चल रहा है 3 3 3 का अंतर चल रहा है, प्लस में एक अपनी तरफ से। क्या हो जाएगा 99 में से 3 गया 96, 96 और 96 बाई 3, 3 3 जा 9 और ये कितना बन जाएगा 3 2 जा 6, यानी 32 और 32 में एक जोड़ोगे टोटल नंबर कितने आएंगे 33। तो 1 से लेके 100 के बीच में 3 से विभाजित होने वाले 33 नंबर। 5 से देखो आखिरी वाला टर्म कितना है 100, 100 माइनस 5 बट्टे में कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस है 5 प्लस में कितना हो जाएगा 1, तो ये 95, 95 बटा में 5, 19 बिना 95, 19 प्लस में एक टोटल कितना हो जाएगा मेरे पास में 20। हो गया ना 20। अब आप ये बताओ 15 से 90 के बीच में टोटल कितने पद आएंगे, तो बोलोगे 90 माइनस 15 अपॉन में कितने का अंतर चल रहा है 15 और ये 30, 15 का अंतर चल रहा है भाई, और प्लस में 1 कितना हो रहा है ये चला जाएगा 15 से 90 से 15 75, 75 बटा में 15 प्लस में 1, 15 बना 75 5 और 5 प्लस में 1 6। अब आप जरा ये सोच के देखो, दोनों को जोड़ो जरा, 33 और 20 कितना हो जाता है 53, और एक बार 6 को घटा दो, टोटल कितने पद बन गए। तो टोटल टर्म्स कितने निकल के आए, जो 2 और 3 और 5 से विभाजित होने वाले, टोटल 3 और 5 से डिविजिबल होने वाले। तो बोलोगे 33 प्लस में 20 एंड माइनस का इंटरसेक्शन कर देंगे तो कितना आएगा 47। नोट डाउन। पंद्रह क्यों लिया है, 15 मैंने इस वजह से लिया क्योंकि इनके बीच का अंतर कितने का जा रहा था 5 5 का, तो डी से 5। इनके बीच का अंतर कितने का जा रहा है 3 का। इनके बीच का अंतर कितने का जा रहा है 15 का, तो 15 से विभाजित कर दिया। ओके है, कोई दिक्कत, खत्म है ना भैया। ठीक है, ये मेरा रहा बेसिक पैटर्न। शॉर्टकट देखो, मेरे पास टोटल संख्याएं 100 हैं, 3 से विभाजित होने वाला नंबर चाहिए तो 3। मेरे पास टोटल संख्याएं 100 हैं, 5 से विभाजित होने वाला नंबर चाहिए। टोटल संख्याएं मेरे पास 100 हैं, लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी भी होंगी जो 3 और 5 दोनों से विभाजित होंगी, मतलब एलसीएम 15। ठीक है, अब आप हमें यह बताओ कि 100 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी होंगी, तो आप कहोगे 33 दशमलव में कुछ। लेकिन आपको तो पता है कि संख्याएं कभी भी ना, यानी पद हमारे कभी भी डेसिमल में तो आते नहीं है, परफेक्ट पद होते हैं। इसी रीजन से यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यूज किया जाता है। तो जिससे विभाजित करवा रहे हैं उनको जोड़ोगे और जो कॉमन होगा उसको घटाएंगे। क्या ये फॉर्मूला कनेक्ट कर रहा है इस वाले से, यूं कि मुझे ए और मतलब 3 और 5 से विभाजित होने वाला नंबर चाहिए, तो 3 से विभाजित होने वाला नंबर, 5 से विभाजित होने वाला नंबर, दोनों से जो विभाजित हो रहा है उसको माइनस कर दिया जाएगा। तो 33 या 99 33, कोई डेसिमल का नंबर नहीं लेना है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताया था कि मान लो 5.2 है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF यानी जिसको बोलते हो GF। अब जब GF बोलते हो तो डेसिमल के बाद का कोई भी नंबर नहीं लिया जाता है, पहला वाला नंबर लिया जाएगा, यानी कि इंटीजर नंबर। तो 33 प्लस में कितनी बार जाएगा 20 5 100, और यहां पर 100 में 15 का भाग करोगे, 15 गुणा 6, 15 छक्का 90, यानी कि यूं। तो 53 माइनस का 6, टोटल आंसर कितना आएगा 47। आपके पास में दूसरा तरीका भी है, नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ जाओ।
चलो जी, और आओ। 1 से लेके 10,000 तक, 10,000 नहीं होना चाहिए, 1,000 होना चाहिए, ये 1,000 लिखा है। 1 से लेके 1,000 तक कितनी संख्या है जो 3, 5 या 7 से विभाजित है? 3, 5 या 7 से विभाजित है। अब आपको यह बात बखूबी पता है कि अगर कोई नंबर 3 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा, 7 से विभाजित होगा, तो नॉर्मल सी बात है 3, 5 का एलसीएम भी होगा। 3, 5 का एलसीएम भी होगा। 5 या 15, 15 से विभाजित होने वाले नंबर भी मिलेंगे। 7 पना 35, 35 से होने वाले भी नंबर मिलेंगे। और 7 या 21, 21 से भी नंबर मिलेंगे। और 7 पना 35 गुणा 3 यानी 105 से भी विभाजित होने वाले नंबर मिलेंगे। मतलब आपसे वो ये कहना चाह रहा है कि भाई हम तो आ गए ए, और हम तो मिल गए बी, और हमें मिला सी। अब तीनों का पूछा जा रहा है यूनियन, यानी ये वाला फॉर्मूला लग रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी का। तो सभी को पता चल रहा होगा कि ए से विभाजित, बी से विभाजित, सी से विभाजित, दोनों से विभाजित, दोनों से विभाजित वाले निगेटिव। टोटल संख्याएं कितनी है? 1,000। 1,000 में पहले करो 3 का भाग, ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो, प्लस टोटल संख्याएं कितनी है? 1,000। कितने का डिवाइड कराओगे? 5 का, प्लस टोटल संख्याएं कितनी है? 1,000। 1,000 में 7 का डिवाइड करवाओगे। लेकिन अब इंटरसेक्शन, जो डुअल डुअल का इंटरसेक्शन होता है, देखो बड़े ध्यान से, जो हमारा 2-2 का इंटरसेक्शन होता है वो माइनस किया जाता है। 2-2 का इंटरसेक्शन माइनस होता है, लेकिन तीनों का इंटरसेक्शन प्लस हो जाता है। अब 2-2 का इंटरसेक्शन कैसे होगा? इनका 5 और 3 15, यानी कि 1,000 टोटल संख्या है, उनमें से 15 विभाजित होने वाले नंबर जो है माइनस कर दिए जाए। इसके बाद में 1,000 और 7 पना 35, एलसीएम 35, 35 से विभाजित होने वाला नंबर माइनस कर दिया जाए। 1,000 टोटल संख्याएं हैं, तो 7 और 3, 7 या 21, 21 से विभाजित होने वाले नंबर माइनस कर दिए जाएं। ठीक है जी। अब आखिरी में तीनों का क्या कर देना है आपको? तीनों का कॉमन, यानी तीनों का एलसीएम। तो टोटल संख्याएं 1,000 थी, 1,000 में 7 पना 35, 35 गुणा 3, 105 से विभाजित होने वाले नंबर को जोड़ दिया जाता है। करो, 1,000 में 3 का भाग करोगे, 33 या 99, यानी कि 333। बोलो क्या मैं सही हूं? 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, बिल्कुल। डेसिमल का नंबर लेना ही नहीं है। 5 दूना 10, बाकी 2 0। 7 एकम 7, बचा कितना? 3, 7 चौको 28, बचा कितना? 2, 7 दूना 14, 142, माइनस 1,000 में 15 का भाग, 15 गुणा 6 90, तो 15 गुणा 6 यानी 15 छक्का 90। फिर से यहां 10 बचेगा, फिर से हो गया 15 छक्का 90, 66। 35 दूना 70, बचेगा 300। तो 35 गुणा में अगर 9 करेंगे तो 9 पना 45, 4 9 तिया 27, 4 31, नहीं 8 बार करोगे इसका। 8 पन 40, 4 8 तिया 24, 4 28, बिल्कुल सही है। तो 8 आएगा, यानी कि 28। 21 का भाग करोगे, 21 100 में डिवाइड करोगे, 21 चौको 84, यानी 16 बनेगा। 160 में अगर हम 21 का भाग करेंगे, 100 में डिवाइड करोगे, 21 चौको 84, यानी 16 बनेगा। 160 में अगर हम 21 का भाग करेंगे, हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? एक बार प्लीज कंफर्म कर दीजिएगा सभी लोग, क्या मेरी आवाज आ रही है और मैं दिख रहा हूं? अब तो कोई बफरिंग या कोई भी नेट स्लो नहीं है? बताइए जी, एक बार प्लीज कंफर्म कर दीजिएगा। ठीक है भाई, चलिए थोड़ा सा जो है नेट की प्रॉब्लम आई थी इसमें। चलो आ जाओ भाई, शुरुआत से जहाँ से हम लोग आए थे, मतलब जहाँ पर छोड़ा था वो यही क्वेश्चन था ना, 543। चलो अब एक नया कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। हालांकि अब आपका जो है ना, एक क्वेश्चन आपको खुद करना है, ये प्रश्न आपको जो है स्वयं सॉल्व करना है, स्वयं सॉल्व इटसेल्फ।
एक और पे ये क्वेश्चन है, इसको भी आप सॉल्व कर लेना, बिल्कुल सेम इसी प्रकार से होगा, ठीक है जी, बिल्कुल इसी प्रकार से होगा जिस तरीके से आप कर रहे हो, जिस तरीके से अभी आप कर रहे हैं, जो फॉर्मेट मैंने बताया है। चलो जी, अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और आते हैं बेसिक सम फार्मूले पे। हालांकि बेसिक सम फार्मूले मैंने ऑलरेडी आपको बता रखे हैं, कौन से फार्मूले, सम ऑफ एन टर्म्स या फिर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन टर्म्स या सम ऑफ क्यूब ऑफ एन टर्म्स। सबको पता है कि नहीं पता है? ये एक बार मुझे प्लीज़ कंफर्म कर दें, क्या आपको ये पता है कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का सम कितना होता है, डॉट 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 एन, तो आप कहोगे कि इसका जो सम होता है वो होता है एन ऑफ एन प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2। इसी प्रकार से अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डॉट 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 एन का स्क्वायर, तो इसका फार्मूला था एन ऑफ एन प्लस का 1 एंड ब्रैकेट में 2n प्लस का 1 एंड डिवाइडेड बाई कितना होता है, 6 होता है। लेकिन अगर यहाँ पर क्यूब नजर आ जाए, 1 का क्यूब, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और डॉट 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 एन का क्यूब, तो सबको पता था इसके बारे में, एन ऑफ एन प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। अब इनसे संबंधित अब हम लोग कर रहे हैं प्रश्न, इससे संबंधित क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है जी। आइए इससे रिलेट करके अब हम एक प्रश्न बनाते हैं और बड़ा ही शानदार प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग का दही होगा, मैं इसमें डिटरमिनेंट का यूज करने वाला हूं, ठीक है, इसमें हम डिटरमिनेंट का यूज करने वाला हूं। चलिए ये आपका प्रश्न है, अब थोड़ा प्यार से ही समझना, समझना बड़े ध्यान से। देखो जी, कह रहा है कि मेरे पास में एक मैट्रिक्स दे रखी है। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि पढ़ा सीक्वेंस एंड सीरीज रहे हो, कभी आप सेट थ्योरी का यूज करा रहे हो, कभी आप मैट्रिक्स का यूज करा रहे हो, तो भैया ये है मैथ, कहीं से भी कुछ भी किसी का भी एप्लीकेशन पूछा जा सकता है, सीधी सी बात ये है। यहाँ पर प्लस 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 डॉट 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 100 पदों तक जा रहा है, मतलब सीक्वेंस एंड सीरीज के एन पदों का सम पूछा जा रहा है, ठीक है जी, इतना आप समझ लीजिएगा। कहीं से भी कुछ भी एप्लीकेशन यूज होगा, अगर बेसिक स्टैंडर्ड पैटर्न हमें पता है तो बस हो गया काम। जैसे ये मेरे पास में एक मैट्रिक्स है, अच्छा मैट्रिक्स को पहले हम सॉल्व करेंगे। क्या आप ये बताओ, आपने सार्डिक पढ़ा है, आब्यू सार्डिक जिसको बोलते हैं, आब्यू सार्डिक में जब आप इसको सॉल्व करते थे तो कैसी वैल्यू निकालते थे आप, तो बोलते थे भाई इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तभी तो इसकी वैल्यू निकल के आती थी ना, क्यों जी, तभी तो इसकी वैल्यू निकल के आती थी ना, बोलो भैया बोलो, हाँ जी। अब इसकी तभी वैल्यू निकल के आती थी, तो कैसे करोगे, k प्लस 1 का k माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो a माइनस का b a प्लस में b, तो ये कितना बन रहा है भाई साहब, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, यानी k स्क्वायर माइनस का 1। फिर मैंने क्या बोला कि आप अपनी तरफ से माइनस करते थे, क्यों करते थे, क्योंकि सेकेंड टर्म निगेटिव होता है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन, तो जब k का k स्क्वायर के साथ में जाएगा तो मतलब k का k के साथ में जाएगा तो k स्क्वायर, और ये माइनस, तो माइनस का 2k, लेकिन ये बाहर वाला माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा तो कितना आएगा, प्लस में 2k, k स्क्वायर से k स्क्वायर गया, मतलब मेरे पास में ना एक k का मान आ रहा है 2k माइनस का 1। तो मेरे हिसाब से अब तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बोलो क्यों नहीं होनी चाहिए। अब क्या क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मैंने कहा सॉल्व तो नहीं हुआ है लेकिन आसान हो जाएगा, बोलो ऐसे कैसे। देखो जी, यहां पर ak है, यहां पर कितना है a1 है, यहां पर कितना है a2 है, यहां पर कितना है a3 है, वैल्यू उठाओ पुट करना स्टार्ट कर दो बस। a1 का मतलब यानी k की जगह पर 1 लिखोगे तो 2 माइनस का 1 कितना आएगा, 1, 2 लिखोगे तो 2 2 जा 4 माइनस का 1 कितना आ रहा है भाई साहब, 3 आ रहा है। और समझो, अगर यहां पर 3 लिखते हो तो 3 2 जा 6 माइनस का 1 कितना आएगा, 5। तो ये प्रक्रिया आगे चलती रहेगी, यानी कि अगर हम 100 लिखते हैं यहां पर, 100 दूना 200 में से एक चला जाएगा तो यहां कितना बचेगा, 199, 199। यानी अब इन पदों का आपको योग बताना है, क्या आप बता सकते हो इन पदों का योग, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी, समांतर श्रेणी के एन पदों का योग का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि हमारे पास में टोटल टर्म कितने हैं, बोलोगे 100, पहला पद कितना है 1, अंतर कितने का चल रहा है, 2 का। आंसर बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो अभी भी,
मनोज पाल 10,000 बिल्कुल करेक्ट जवाब है। अब ये बेसिक पैटर्न क्या मैंने बताया अभी अभी आपको, मैंने कहा भाई बेसिक पैटर्न आपको निकालना है सम ऑफ 100 टर्म। सम ऑफ 100 टर्म्स का मतलब है 100/2 ब्रैकेट में 2a, a का मान 1 हो गया, प्लस में कितना हो जाएगा 99 और मल्टीप्लाई कितना, अरे n-1 मतलब 100 में से गया 99 और इनके बीच का अंतर कितने का है, 2 का अंतर है। तो आप हमें ये बताओ कि ये तो 100/2 है, यहां हमने 2 कॉमन कर लिया तो 99 प्लस में 1 कितना आ जाएगा 100 और प्लस मल्टीप्लाई में 2, तो 2 से 2 गया, 100 का स्क्वायर कितना आ गया 10,000। सही है, ये था बेसिक पैटर्न। आओ जरा फार्मूले लिखाता हूं। अगर आपके पास में ऑड टर्म्स बनते हैं, कितने पद बनते हैं ऑड, ऑड का मतलब 1 प्लस में 3 प्लस में 5 प्लस में 7 प्लस डॉट 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 2n माइनस का 1। 2n माइनस का 1 क्यों लिखा, क्योंकि अगर यहां पर 1 लिखोगे तो 2 में से 1 चला जाएगा, 1 बचेगा। 3 लिखोगे तो 3 दूना 2, 3 दूना 6, 6 में से 1 चला जाएगा 5, 5 मेरे पास विषम पद है। तो ये मेरे पास में ऑड टर्म बन रहे हैं। ऑड टर्म के लिए आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा डायरेक्ट n स्क्वायर, क्या n स्क्वायर। और अगर आपके पास में इवन टर्म्स होगा, कितना होगा 2 प्लस में 4 प्लस में 6 प्लस डॉट 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 2n, तो इसका मान आएगा n स्क्वायर प्लस में n, n स्क्वायर प्लस में n। ठीक है जी, तो अब क्या काम करना है, मुझे ऑड टर्म्स दिए गए हैं, ऑड टर्म्स का सीधा सीधा फॉर्मूला है, ऑड टर्म्स अगर दिए जा रहे हैं 1 3 5 और कहां तक जा रहे हैं 100 तक जा रहे हैं, तो मेरे पास में सीधा सीधा आंसर कितना हो जाता 100 का स्क्वायर, तब भी मेरे पास में 10,000 आ जाता। ये शॉर्टकट था, हालांकि ये मैंने बेसिक पैटर्न बता दिया, ये शॉर्टकट है। खत्म है जी, बिल्कुल कर सकते हो, वही फॉर्मूला यूज किया है, एस एन इज इक्वल्स में n/2 ब्रैकेट में a प्लस में l, वो भी यूज कर सकते हो, क्योंकि आखिरी पद और पहला पद में दिया जा रहा है, बिल्कुल करो, कोई टेंशन नहीं है। 199 प्लस में 1 200, 200 बटा में 2 यानी कि 100। चलें आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग जीपी में, जीपी में आते हैं भाई। जीपी का मतलब है गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर, गुणोत्तर का मतलब है कि गुणा बिल्कुल समान होना चाहिए, जो पहले पद से दूसरे पद बनाने में गुणा किया गया है वही दूसरे को तीसरे पद में बनाने के लिए गुणा होना चाहिए। ठीक है जी, चलो आते हैं, सीखो। मैंने कुछ बोला कि कुछ पद बना, कुछ ऐसे पद बनाओ, मैंने कहा देखो यहां पर 2 है, फिर मैंने 4 लिया, फिर मैंने 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64 और ऐसे ही करके मैंने डॉट 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 करके कितना चला गया मैं 256। बाकी दूसरे पद भी बन सकते हैं, मैं केवल एग्जांपल ले रहा हूं आपको इस चीज को थोड़ा सा समझाने के लिए। सभी को पता है कि जो ये वाला पद होता है वो मेरा पहला पद होता है, जिसको आप a या a को ना डिनोट करके इसको t1 से डिनोट करते हो। जो मेरा आखिरी वाला पद है इसको आप या तो nth टर्म बोलते हो, या तो फिर इसको आप लास्ट टर्म बोलते हो, या फिर इसी को बोलते हो tn। nth टर्म का मतलब है आखिरी वाला पद यानी l बोलोगे, या तो फिर nवा पद यानी tn बोलते हो। दूसरी बात, इनके बीच में हम कैसे पता लगाएंगे कि भैया ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है यानी कि जीपी में है। जीपी में कैसे पता लगेगा, जीपी में पता लगेगा, हाँ भाई अब एक बार बीच में ये जरूर बोल देना, बच्चों वाली चीज बता रहे हो बोल देना, क्योंकि हो सकता है कुछ बहुत स्टैंडर्ड लोग भी होंगे यहां पर जिनको ये पता होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनका बेसिक भी खराब होगा। ठीक है, बोल जरूर देना, क्योंकि मैं बहुत सारे कमेंट्स को इस टाइम ना फेस कर रहा हूं जो बेबुनियादी भी हैं। चलो आओ, 4 में आपने अगर 2 का भाग किया, जैसे 4 में आप 2 का डिवाइड करते हो, या 8 में उसके जस्ट पीछे वाले पद का डिवाइड करते हो, या 32 में आप जस्ट उसके पीछे वाले पद का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 2, कितना आएगा 2, कितना आएगा 2। सभी के बीच में कितना आ रहा है, सार्वांतर की जगह पर बोला जाएगा सार्वानुपात, जिसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। वो नेगेटिव, सॉरी कॉमन रेशियो कितना आने वाला है 2 आने वाला है, सबके सब बराबर आएंगे। यानी कि मैं एक काम करूंगा कि इस 2 में मैंने 2 का गुणा कराया, इस 4 में मैंने 2 का गुणा कराया, इस 8 में मैंने 2 का गुणा कराया, इस 16 में मैंने 2 का गुणा कराया, तो यहां से जो ये 2 नजर आ रहा है ना, ये वाला जो 2, दिस इज कॉमन रेशियो।
कॉमन रेशियो बोलते हैं इसको सार्वनुपात। सार्वनुपात मतलब आर। आर का मान होता है क्या कि आगे आने वाले पद में यानी टीएन में उसके जस्ट पीछे वाले पद का भाग करवा दो। तो हम क्या निकाल लेते हैं, सार्वनुपात निकाल लेते हैं भाई। एग्जाम्पल के तौर पे पांचवें वाले पद में चौथे वाले पद का भाग कराओ, वैल्यू निकल आएगी। ठीक है जी, तो ये मेरे पास में सार्वनुपात है। अच्छा एक बात बताओगे आप, एक बात यहां से और, कि जैसे मान लो ये मेरा पहला पद है, हमने इसको ए बना दिया, लेकिन अब मुझे दूसरा पद बनाना है। तो दूसरा पद यानी 4 बनाना है। कैसे बनाओगे, दूसरे पद को बनाना है तो क्या आप ए में इस आर का मल्टीप्लीकेशन कराओगे तो 4 बनेगा? मैंने कहा हां। तो 2 गुणा 2 कितना बन जाएगा, 4। तो ये वाला 2 किसका मान है, ए का। ये वाला 2 किसका मान है, आर का। उसी प्रकार से अगर तीसरा पद बनाना है तो 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि ए में कितने का गुणा किया जा रहा है, 2 आर का, यानी आर स्क्वायर, फिर आर क्यूब, फिर आर की पावर में 4, डॉट 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 डॉट। अब जरा समझना, पहला पद जब था तो उसमें आर नहीं था, दूसरा पद था तो उसमें आर की पावर में 1 था, तीसरा पद था तो आर की पावर में 2 था, चौथा था तो आर की पावर में 3, पांचवा था तो आर की पावर में 4। इसी प्रकार से जब आप एनवा पद निकालोगे तो आर की पावर में कितना हो जाएगा, एन माइनस का 1। और यही मेरे पास में क्या हो जाएगा, टीएन वाला टर्म। ये क्या हो गया, एनवा पद हो गया हमारा। इसको नोट करो, आगे कंडीशन लिखो। चलो, nth टर्म से रिलेटेड जो क्वेश्चन बने हैं उनको मैं करा रहा हूं। nth टर्म से रिलेटेड जो क्वेश्चन बने हैं उनको मैं करवा रहा हूं। चलिए देखिए जी, जी मेरा पहला पद हो गया a बराबर में 10/9। आर निकालना है, हाँ निकालना है आर। आर कैसे मिलेगा, दूसरे वाले पद में यानी 1/3 में हमने कितने का डिवाइड कराया, 10/9 का। 3 से ये कैंसिल, 3 पहुंचेगा ऊपर, जी हाँ। जब 3 ऊपर पहुंचेगा तो 3/10 आएगा। बहुत बढ़िया, 3/10 आ गया। अरे वाह क्या बात है। अब एक काम करते हैं, तीसरे वाले पद में इसका डिवाइड करवाते हैं, चेक तो कर लें कि हाँ सही है कि गलत है। तो कितना आ जाएगा, √20। √20 10/9 में A1/3 का डिवाइड अगर कराएंगे तो 1/3, 3 से 3 गया, 3/10 हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, दिक्कत 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 बन जाएगी क्या? चलो अच्छा देखो इसको, √20 है, √20 कितना हो जाएगा, 3, मतलब √3, और इसमें डिवाइड कराने वाले हैं 1/3 का। नहीं नहीं नहीं, ये एक पद है भाई, सॉरी सॉरी भाई सॉरी, यहां पर कॉमा नहीं लगा है, यहां पर जो है कॉमा नहीं लगा है, मैंने सोचा ये कॉमा लगा हुआ है। एक पद है भैया, ये एक पद है, देखो ये एक पद है, ये एक पद है, ये एक पद है, माफ करना, ये एक पद है। तो ये दूसरे वाले पद में हम डिवाइड कराएंगे 1/3, और √20 अपॉन में कितना है, 3 है, और इसमें हम पहले वाले पद का जब भाग कराएंगे तो 10/9, जो कैंसिल होता है उसको उड़ा दो फटाफट से। तो क्या कैंसिल हो सकता है, ये 3 से 3 कैंसिल कर दें, यानी 3 आएगा, 3 को ऊपर पहुंचा दो। तो 3√20 अपॉन में ये √3 है, ये 10 है, यानी यहां पर हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो फिर और कैंसिल आउट करें क्या, कर दो भाई, कर दो जी, कर दो कर दो, और कैंसिल आउट करोगे। जैसे ये √3 है, √3 से 3 गया, कितना बनेगा, √3। ये कितना है, 20 है। अगर हम 5 से कैंसिल करते हैं, जैसे हम मान लो इससे 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना बनने वाला है,
ये 5 को 20 होता है। अगर ना समझ में आ रहा है, मैं क्योंकि डायरेक्टली कर रहा हूं, तो आप इसको थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ना अपने हिसाब से भी लिख सकते हो अगर ना पल्ले पड़ रहा हो तो। ये तो मेरे पास √3 बन गया। 5 को 20 होता है, 5 को 20 होता है तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2। तो 2√5 एंड अपॉन में कितना है, 10 है। अब तो कैंसिल आउट कर सकते हो ना आप। कैसे, 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, 5। और √5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, √5। यानी आपका जो कॉमन रेशियो बना वो कितना बन गया, √3 एंड अपॉन में √5। ये मेरे पास में बन गया कॉमन रेशियो। हमसे क्या बोला जा रहा है, 2/5 होना चाहिए। नहीं जी, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह सही, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। √3/5 हो गया। मुझे कौन सा चाहिए, पांचवा पद। मुझे कौन सा पद चाहिए, पांचवा पद चाहिए। अब पांचवें पद के लिए मुझे क्या काम करना पड़ेगा, T5 इक्वल टू निकालना होगा ए आर की बार में कितना, 4। ए का मान मुझे पता है कितना है, 10/9 है। और आर की वैल्यू में निकाल के बैठा हूं √3 अपॉन में √5 की होल पावर में 4। अच्छा, होल पावर में 4 का मतलब समझते हो ना, कि अगर मैं कहूं कि √3 की बार में अगर 4 है, तो इसका मतलब यही तो होगा ना, √3 का स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये कितना बनेगा, √3 का स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, यही बनने वाला है। तो इसका मतलब है कि भाई ये 10/9 हो गया, लेकिन यहाँ पर 3 का स्क्वायर लिख सकते हो 9, और यहाँ पर लिख सकते हो 5 का स्क्वायर यानी कि 25। 9 से 9 कैंसिल, 5 दूना 10, 5 पचम 25। फिलहाल आंसर कितना आएगा, 2/5 आने वाला है, 2/5। ठीक है जी, चलिए। एक वर्कशीट बन रही होगी आज, ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा। एक आज की जो वर्कशीट बन रही होगी वो प्रॉपर एपी की वर्कशीट है। किसकी, प्रॉपर एपी की वर्कशीट है। एपी की वर्कशीट में केवल वर्कशीट नहीं है, उसमें प्रॉपर टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है कि एस एन टी एन से डिनोट, एस एन टी एन से प्रॉब्लम कैसे बनते हैं क्वेश्चन, मतलब कैसे क्वेश्चन बनते हैं, एनथ टर्म से, सम ऑफ एन टर्म से, वो सारे के सारे उसमें पैटर्न लिखे हुए हैं, उनको आप सॉल्व कर लेना। उसका जो है पहले तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो क्वेश्चन बचे हैं उनका मैं शनिवार को मैं क्या कराने वाला हूँ, सॉल्यूशन, फिर इसका होगा। और एक बात, जितने भी PYQ आए हुए हैं ना आपके, चाहे TGT हो, चाहे आपका LT ग्रेड हो, चाहे GIC प्रवक्ता हो, इवन PGT के भी लगभग 60 to 70% क्वेश्चन आपके इन्हीं कॉन्सेप्ट से बनेंगे। मैं चेक करके बता दूंगा और आपको वर्कशीट मिलेगी, आप खुद चेक कर लेना जिसके पास में आपकी PYQ किताब हो। ठीक है जी। हाउ मेनी टर्म्स आर इन देयर GP, यानी बोल रहा है इसमें टोटल कितने पद होंगे, टोटल कितने पद होंगे। अच्छा जी, एक बात बताना कि जब मेरे पास में जीपी था, मतलब एपी था, तो एपी के लिए मैंने फार्मूला क्या बताया था कि आखिरी वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस करो, डी से डिवाइड करके एक जोड़ दो। लेकिन वो वाला केवल कॉन्सेप्ट था आपका एपी के लिए। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, जीपी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं भैया, अभी हम जीपी पढ़ रहे हैं। अब जीपी में क्या होता है कि ये जो 16 है, 16 का मतलब है हमारा पहला पद ए, और ये 1/16 है, इसका मतलब है हमारा आखिरी पद है एल। ये आखिरी पद नहीं है, ये हमारा एनवा पद भी है। अच्छा जी, तो अगर मेरे पास में पहला पद 16 है तो इनके बीच में रेशियो कितना निकल के आएगा, तो बोलो कि दूसरे वाले पद में पहले वाले पद का भाग करेंगे तो आर का मान 1/2 हो जाएगा। अब एनवा पद हमें निकालना है। एनवा पद का मतलब क्या होता है, ए आर की पावर में n-1। जीपी के एनवा पद का फार्मूला ए आर की पावर में n-1 होता है, जहां पर हमें एनवा पद ऑलरेडी दिया जा रहा है कितना, 1/16। ए की वैल्यू कितनी है, बोलोगे भैया 16। आर का मान कितना है, 1/2 की पावर में कितना हो जाएगा, n-1। 16 को इधर लाओगे, 16 16 यानी 256, और ये कितना हो जाएगा, 1/2 की पावर में n-1। कंपेयर करा दो। कंपेयर कैसे करा दें, पहले तो यहां पर 2 भी तो बेस लाना पड़ेगा ना, मैंने कहा लाना पड़ेगा, लगा दो बेस। तो बेस लाने के लिए ये 256 किसकी पावर में है, 2 की पावर में 8। भाई आपको रटा है, मैंने कहा हाँ रटा हुआ है भैया, ये रटा हुआ है 256।
512 भी रटा हुआ है 2 की पावर में 9, 1024 भी रटा हुआ है 2 की घात में 10, 1024 भी रटा हुआ है 4 की घात में 5। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो आपका जो है प्रॉपर कैलकुलेशन पे डिपेंड करेगा। कंपैरिजन करा देते हैं भैया, n माइनस का 1 8 के बराबर में है, तो जो n माइनस का 1 है वो 8 के बराबर में, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। यानी कुल मिलाकर मेरे पास में 9 पद निकल के आएंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट है। ठीक है जी, आ जाओ भाई। यदि जीपी का तीसरा पद, जीपी का तीसरा पद, जीपी का तीसरा, तीसरा का मतलब समझते हो ना, ए आर स्क्वायर कितना दिया जा रहा है 3 दिया जा रहा है। तो बोल रहा है पहले 5 पदों का गुणनफल बताओ। पहले 5 पद, पहले 5 पद ए, दूसरा पद ए आर, तीसरा पद ए आर स्क्वायर, चौथा पद ए आर क्यूब, पांचवा पद ए आर की पावर में 4। इनका मल्टीप्लीकेशन कराओ, ए की पावर में 5 बनेगा और आर की पावर में कितना बनेगा 4 3 7 2 9 और ये वाला एक 10। क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ए आर स्क्वायर की होल पावर में 5? क्यों जी, लिखा जा सकता है क्या? क्या आप ऐसे लिख सकते हो ना इसको, ए आर स्क्वायर की पावर में 5। इसका मान कितना दिया जा रहा है, बोलोगे 3, 3 की पावर में 5, 3 की पावर 5 बोले तो 243 रटा हुआ है। यस, ऑप्शन नंबर सी। 243 का मतलब है 3 का जो है वो 5 बार गुणा कराओ। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। आशुतोष कुमार, ओके 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 जी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात कही आपने। चलो आओ, 2 4 6 8, ध्यान से देखो एपी में है। किसमें है भाई, एपी में है। किसमें है भैया, एपी में है। अभी मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूं। इन्होंने बोला कि इसमें किसी का गुणा कराया जाएगा तो वो एपी में नहीं होगा। मैंने कहा इसमें 2 का गुणा करा दो, 2 का 2 का 2 का 2 का, तो ये बनेगा 4, ये बनेगा 8, ये बनेगा कितना 12 और ये बनेगा 16। 4 4 4 4 आएगा एपी। और कुछ इसमें क्या कर दो, 2 का भाग करवा दो। कितने का, 2 का भाग करवा दो। 2/2 4/2। मैंने जब 2 का भाग कराया तो 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, 1 1 1 1 किसमें आएगा, एपी में। अब थोड़ा सा गौर करो, थोड़ा सा गौर फरमाइए। आपने पढ़ा होगा स्टेट्स, कनेक्टिविटी बहुत सारी है, बस केवल पढ़ने की उम्मीदें रखो जो मैं बता रहा हूं। स्टेट्स की बात करोगे तो चाहे मीन हो, चाहे मीडियन हो और चाहे आपका मॉड हो, ये किसमें चेंज होते हैं, ये चेंज होते हैं ऑरिजिन में भी और स्केल में भी। ऑरिजिन स्केल क्या कहते हैं, ऑरिजिन का मतलब किसी डेटा में जोड़ा जाए या घटाया जाए। स्केल क्या कहता है, मल्टीप्लीकेशन किया जाए या डिवीजन किया जाए। तो मीन भी चेंज होता है, मीडियन भी चेंज होता है, मॉड भी चेंज होता है। यानी माध्य, माध्यिका और बहुलक सारे सारे चेंज हो जाते हैं। और जो आप एपी पढ़ते हो ना, एपी एपी जो पढ़ते हो ना, एपी किससे कनेक्टेड है, मीन से। मीन मतलब अर्थमेटिक मीन, और अर्थमेटिक मीन स्केल में भी चेंज होता है और ऑरिजिन में भी चेंज होता है। यही मैंने पार्ट पहले वाले लेक्चर में बताया था। पहले आप एक बार चेक कर लेना फिर बताना आप। चलो जी, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, ठीक है, इसी से रिलेटेड है, nth टर्म से। किसी गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद 7 है, अंतिम पद 448 है, सभी पदों का योग इतना दिया जा रहा है, सारवानुपात क्या होगा। अच्छा, योग वाला है, चलो ठीक है, योग वाला है तो रुक जाओ। अभी योग वाला जो है उसको हम योग के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बताएंगे।
चलो कोई बात नहीं, आ जाओ यहाँ पर। अब जो सीखने वाले हो वो सीखो, आप इसको तो हटा दिया जाए। ये शुरुआत से एनवा पद और अंत से एनवा पद का गुणनफल किसके बराबर में होता है? आओ आओ सिखाते हैं तुमको। ये मेरे पास में क्या है? जीपी के पद है। मैंने कहा जीपी का शुरुआत से दूसरा पद अंत से दूसरे पद का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा? ठीक है जी, यहां पर भी बना देते हैं ना। 2 4 8, यहां पर लिखा है 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16 फिर 32। अब सुनना बड़े ध्यान से। शुरुआत से इसने क्या बोला? तीसरा पद। शुरुआत से तीसरा पद, पहले प्रैक्टिकल कर लो फिर मैं शॉर्टकट बता दूंगा। शुरुआत से तीसरा पद 1 2 3 कितना आएगा? 8। और अंत से तीसरा पद 1 2 3 कितना आएगा? 8। 8 का गुणा 8 के साथ में कितना करोगे? 64। कितना आया? 64। चलो एक कहानी और, ये तो मैंने आपको बताया शुरुआत से तीसरा पद और अंत से तीसरे पद का मल्टीप्लिकेशन। एक कहानी और पूछता हूं, शुरुआत से दूसरा पद और अंत से दूसरे पद का गुणनफल। तो शुरुआत से दूसरा पद 4 है और अंत से दूसरा पद 16 है। 16 चौको 64। चलो और कहानी एक बनाता हूं कि शुरुआत से पहला पद और अंत से पहले पद का मल्टीप्लिकेशन। शुरुआत से पहला पद 2 है, अंत से पहला पद 32 है। 32 दूना 64। मतलब ये हुआ यहां से कि चाहे आप शुरुआत से कोई भी पद निकालो और अंत से उसी पद का अगर मल्टीप्लिकेशन पूछा जा रहा है तो हमेशा याद रखना कि आप जो है यहां पर आप शुरुआत से कोई भी पद ले लो या अंत से कोई भी पद ले लो और उनका मल्टीप्लिकेशन कराओ, तो कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है। पहला पद उठाओ, आखिरी वाला पद उठाओ, दोनों का मल्टीप्लाई करवा दो। ठीक है जी। भैया जी माफ कर दीजिएगा, भैया जी माफ कर दीजिएगा। अभी ना भाई मेरे स्टेट्स मैंने नहीं पढ़ाया है, मैंने केवल एक पर्टिकुलर बात बोली थी। हालांकि आपने देखा होगा एपी मैंने सारे के सारे केस पढ़ा रखे थे। गुणा करो, जोड़ो, घटाओ, बढ़ाओ, क्या करना है एपी में रहेंगे। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो उसमें मेरी गलती नहीं है। स्टेट्स जब पढ़ाया जाएगा तो मैं कनेक्ट कर दूंगा उसको खुद ही हर जगह से। ये क्वेश्चन है आपके पास में, कह रहा है यदि अनुक्रम ऐसा नहीं गुणोत्तर श्रेणी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है, तो ये क्या बोल रहा है कि गुणोत्तर श्रेणी का दूसरा पद और अंत से 11वें पद का मल्टीप्लीकेशन पी में शुरुआत से पीमा पद और अंत से 8वें पद का गुणनफल बराबर होता है। तो पी का मान क्या होगा? पी का मान क्या होगा? मतलब ये क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड है। देख लें एक बार करके। शुरुआत से दूसरा पद मान लो, चलो मान लिया शुरुआत से दूसरा पद और अंत से तीसरा पद मान लो, तो कितना हो जाएगा? शुरुआत से दूसरा पद 2, अंत से तीसरा पद कितना? 8। 8 चौको 32। अब मैं क्या कहना चाहता हूं, शुरुआत से एक काम करते तीसरा पद और अंत से जो है दूसरा पद अगर मानोगे तो ये गलत हो जाएगा। देखो जी चेक कर लो, तीसरा पद कितना हो जाएगा? बोलोगे 8। दूसरा पद कितना हो जाएगा? बोलोगे 16। तो 16 ये 128, ये हो गया कैसे गलत? हुआ कि नहीं हुआ? अब आप हमें कैसे बता पाओगे कि ये अच्छा आंसर भी दे दिया? कैसे दिया आंसर आपका? 5 5 आया तो आया कैसे? मतलब ये बात आपको समझ में आ चुकी है?
ठीक है, बढ़िया। यानी वो ये कहना चाहता है कि इन पदों का जो योगफल होगा 2 और 11 का, वो बराबर होना चाहिए किसके, इन पदों के योग, यानी ये पद का मतलब है p और 8 के सम के इक्वल। तो p का मान कितना आएगा, 13 में से 8 चला जाएगा, कितना बचेगा, 5। चलिए आइए, सम ऑफ n टर्म ऑफ जीपी, जीपी के n पदों का योग। हाँ, समझ में नहीं आया? अरे वाह, शुरुआत से तीसरा पद, अंत से तीसरा पद का मल्टीप्लिकेशन शुरुआत से पहला पद और अंत से पहले पद के बराबर में आता है। यानी बड़े ध्यान से समझना आप, इसका कहने का मतलब ये है कि चाहे तीसरा पद हो और अंत से तीसरा पद हो, दोनों का मान बराबर आना चाहिए, 3 बराबर में 3। शुरुआत से पहला पद हो, अंत से पहला पद हो, दोनों का मान बराबर आना चाहिए। मतलब पदों की जो जो पद पूछते हो ना, पद यानी शुरुआत से तीसरा अंत से तीसरा, उनके मान इक्वल आने चाहिए, उनका मान इक्वल आना चाहिए। जैसे शुरुआत से 5वां पद तो अंत से 5वां पद, 5 और 5 बराबर है ना, 5 और 5 बराबर है ना, तो वो कैसे आएंगे, बराबर आएंगे। ना बिलीव हो तो यहां पर चेक कर लो, शुरुआत से तीसरा अंत से तीसरा, शुरुआत से दूसरा अंत से दूसरा, तो इन सभी की वैल्यू कितनी आ रही है, 64 64 आ रही कि नहीं आ रही है। यानी वो दोनों बराबर आने चाहिए, इनका सम हो चाहे कुछ भी हो। यानी कि ये 2 और 11, 8 और p ये बराबर आने चाहिए भैया। आओ, भैया सम नहीं पूछा जा रहा, भैया सम नहीं पूछा जा रहा है, सॉरी, मुझे माफ कर दीजिएगा। अनुक्रम है ये, एस एन का मतलब केवल क्या है, अनुक्रम है, एस नहीं है। एस का मतलब सम होता है ना, लेकिन यहां पर इसने डिनोट कर रखा है। एस एन क्या है, एक गुणोत्तर श्रेणी है। एस एन एक क्या है, गुणोत्तर श्रेणी है। ठीक है जी, चलिए आइए, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। तो एन पदों का योग एस एन बराबर में कितना होता है, बड़े ध्यान से सुनना। एस एन बराबर में कितना होता है, ए ब्रैकेट में आर की पावर में एन माइनस का 1 अपॉन में आर माइनस का 1। ये कब फार्मूला यूज होगा, जब आर की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। ठीक है, लेकिन यहीं पर अगर आर का मान 1 से कम हो जाता है तो फार्मूला लगता है ए ब्रैकेट में 1 माइनस आर की पावर में एन अपॉन 1 माइनस में आर। ये कब होगा, जब हम आर की वैल्यू मेरी 1 से कम हो जाएगी। आर की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, 1 से कम हो जाएगी। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, 1 से कम हो जाएगी। ठीक है जी, नोट डाउन। वहां पर सम नहीं बोला गया है, वहां पर भैया सम नहीं है, वहां पर पदों का सम है। जैसे शुरुआत से तीसरा अंत से तीसरा, तो वो तीसरा और वो तीसरा, तो इसी प्रकार से पद बराबर होने चाहिए दोनों के। ये है, वहां पर सम नहीं है। ठीक है भाई, वहां पर सम की बात नहीं करी जा रही है। अनंत पदों का योग, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म। इनफाइनाइट टर्म्स का मतलब है, जैसे मान लो ए लिखा है, फिर ए आर लिखा है, ठीक है, ए आर स्क्वायर, फिर ए आर क्यूब, इनके हम लोग इनफाइनाइट टर्म्स का सम मतलब जानना चाहते हैं।
तो ये कैसे पता लगेगा? आशुतोष कुमार भैया आप एक बार लिख दो दोबारा से कमेंट को। एस इन्फिनिटी इज इक्वल्स में क्या बनेगा भाई? इसका फार्मूला क्या होता है? इनफाइनाइट टर्म्स का सम का ए अपॉन वन माइनस में आर, ए अपॉन वन माइनस में आर, ठीक है। और आर का मान क्या होना चाहिए? एक से कम, और हमेशा एक से कम के लिए ही यूज होता है, एक से ज्यादा होगा तो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाता है। बढ़िया। तो फिर इसी बात पे ना एक क्वेश्चन और हो जाए। एक्स की बार में हाफ, 1/4, 1/8, 1/16 डॉट 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 डॉट। अब ये डॉट 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 नहीं है, क्या डॉट 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 है? यहां पर थोड़ा सा इसको चेंज कर लेना, ये मल्टीप्लीकेशन पे है भैया, ये डॉट 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 नहीं है, ये कॉमा में नहीं है, डॉट 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 यानी मल्टीप्लाई में है। अब जब ये मल्टीप्लाई में होंगे तो आपको पता है बेस सेम है, एक्स 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 एक्स, तो जितनी भी पावर है वो क्या हो जाएगी? आपकी जुड़ जाएंगी, ठीक है। 1/4, 1/8, 1/16। अब ये पता नहीं कहां तक जा रहे हैं, इसी रीजन से इसको इनफाइनाइट तक हमने देख लिया। कहां तक देख लिया? इनफाइनाइट तक देख डाला। अब आप हमें ये बताओ कि ये किस में बन रहे हैं, तो आप बोलोगे भाई ये बनेंगे तो जीपी में ही। चेक करके देख सकते हो आप कि ये जो पद है 1/2 का अगर हम डिवाइड करेंगे 1/4 में तो 1/2 आएगा, इसमें अगर डिवाइड करोगे 1/2 आएगा। तो ये वाली जो सीरीज है वो हमारी किस में है? जीपी में। जीपी में तो ए का पद कितना है? 1/4, आर का मान कितना है? 1/2, मतलब 1/2 एंड 1/2, ठीक है जी। तो अब हमें इसका सम निकाल देना है। जब हम इसका सम निकालेंगे तो सम का फॉर्मूला होता है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ए अपॉन 1 माइनस का आर, होता है ना अनंत पदों का योग जीपी में। तो ए का मान 1/2 है, अपॉन 1 तो दिया जा रहा है, आर का मान भी कितना है? 1/2 है, एक में से आधा गया आधा, और ये हो गया एक। मतलब फिलहाल अगर आप देखोगे ना तो हमने इस सीक्वेंस को सॉल्व कर लिया है, मतलब इस सीरीज को मैं सॉल्व करके बैठा आया हूं, कितना मान निकाल लिया है? एक। और यही एक जो है हमारे एक्स की पावर में आ जाएगा। तो हमारे पास में आंसर ये बन गया ओनली एक्स, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हो गया ना नोट? प्लीज कंफर्म कर दें एक बार जल्दी से। क्या आप इस क्वेश्चन का जवाब खुद से कर सकते हैं? 32 की पावर में एक बटा, मतलब इधर 32 है, फिर 1/6 है, फिर 1/36 है। क्या आप इसका जवाब खुद से कर सकते हैं? अभी भैया आशुतोष भैया आपका ही क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं, बस रुक जाओ। इनका आप खुद से सॉल्यूशन कर पाओगे? यहां पर लिखा है भैया 32 की पावर में एक, 32 की पावर में 1/6, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? 32 की पावर में जो भी होगा वो 1 प्लस में 1/6 प्लस 1/36 और डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो आप क्या करना है,
आपको ना इसको सॉल्व कर लेना है। ये अनंत पदों का योग जो है, आप जो भी वैल्यू निकाल लो इसकी और उसी को 32 की पावर में लिख देना है, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है जी, ठीक है भाई। ठीक भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये हो गया ना, ओके है ना इतना। चलो एक क्वेश्चन बताओ आप। क्वेश्चन क्या है कि 4,6,8, तो नॉर्मल सी बात है 4 8 10 होगा, डॉट 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 डॉट, ये एपी में है। इसी के साथ साथ एक और क्वेश्चन पूछा है भाई ने, 12, नहीं 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 नहीं, 3 6 9, 3 6 9 12, डॉट 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 एपी। तो बोल ये रहे हैं कि अगर हम इनका मल्टीप्लाई करवा दें, सुनना इनकी बात सुनना भाई, ये कह रहे हैं कि हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा देते हैं। क्या करा देते हैं? मल्टीप्लाई। तो 4 या 12। अब पहले तो आप इनसे ये पूछ लो, पहले तो आप भैया मुझे ये बता दो आशुतोष भाई, आप मुझे बस एक छोटी सी बात बताओ कि क्या आप इनका डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो? आप कैसे करके करोगे? 4 या 12, 6 गुणा 6 36, 9 8 72, और 10 गुणा 12 यानी कि 120, डॉट डॉट डॉट। अब वो हमसे ये कह रहे हैं कि ये वाला जो पद आ रहा है वो एपी में नहीं आ रहा है, तो भाई इसमें कौन बड़ी बात है? इसमें कौन सी बड़ी बात है? एपी में नहीं आएगा ना वो, तो एपी में नहीं आएगा, एपी में निकालना है ना। आ जाओ, पहले एक काम करें, इनके बीच का अंतर कितने का है? बोलोगे 2 का अंतर है। इनके बीच का अंतर कितने का है? बोलोगे 3 का अंतर है। सही है। पहला पद कॉमन पद कौन सा है? 6 है। इन दोनों का एलसीएम कितने का मिलेगा? तो बोलोगे इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो मिलेगा 6। ठीक है, पहला पद मेरे पास में 6 हो गया, 6 में 6 को जोड़ोगे 12 हो जाएगा, 12 में 6 को जोड़ोगे 18, 18 में 6 को जोड़ोगे 24। दिस इज दी एपी, दिस इज माई कॉन्सेप्ट। ओके, दिस इज माई कॉन्सेप्ट इन कॉमन टर्म्स। ये मैंने कल बताया था, ना कि ये बताया था। अपने मन से कुछ अड़ंत गड़ंत कुछ भी ना पूछ लो भाई। अगर मैं आपके कमेंट देखता हूं इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर लो और मैं आपके कमेंट पढ़ूं, फिर फायदा नहीं होगा कि फिर हम इग्नोर करना स्टार्ट करेंगे। पहले तो मैं यही, आप थोड़ा कॉमन सेंस लगा के बात कर लो कि क्या हम कैसे हमें पता है, हमें कैसे पता है कि हम 4 का 3 के साथ में गुणा करेंगे, 6 का 6 के साथ में गुणा करेंगे? कैसे आपको पता है? कोई आइडिया है आपके पास? भाई यार मतलब ना प्रॉपर टाइम बर्बाद करने के लिए ये चीजें हैं। एबीसी आर इन जीपी, एबीसी आर इन जीपी। अच्छा, अगर कोई 3 पद हमारे गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं, तो जैसे एपी के लिए आपके पास में शर्त थी कि एबीसी आर इन एपी, तो इनके लिए शर्त आपके पास में क्या थी कि दूसरा वाला पद जो होता है डबल होता है पहले और तीसरे वाले पद के योग के। सही है ना जी? यही होता है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि अगर ये जीपी में होता तो जीपी का मतलब है दूसरे वाले पद का स्क्वायर और पहले और तीसरे वाले पद के मल्टीप्लिकेशन के बराबर में आता है। ये हमारी जीपी की कहानी है। अच्छा, एक बात और है, एपी में मैंने पदों को मानना सिखाया था 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यानी कि 4 5 6 डॉट 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 बताया था ना, पदों को मानना सिखाया था मैंने। तो अब आप क्या करोगे, जीपी में इन पदों को मान लेना कितना, 1 2 4 8 16 डॉट 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 डॉट, जितना आप जाओ, जितने पद बोले जाएं, इनको आप ऐसे भी लेट कर सकते हो। ठीक है जी। अच्छा, जीपी के 3 पद कितने होते हैं भाई? जीपी के 3 पद, जीपी के 3 पद का मतलब होता है ए अपॉन में आर, फिर ए और फिर ए आर। क्या मैं सही हूं? एक बार बताना। 4 पद का मतलब क्या हो जाएगा, ए अपॉन में आर स्क्वायर, फिर ए अपॉन में आर, फिर कितना हो जाएगा भाई, ए आर, और फिर कितना हो जाएगा, ए आर स्क्वायर। ठीक है जी। 5 पदों का मतलब कितना होता है,
ए अपॉन में आर स्क्वायर, ए बाई आर, इधर ए और फिर ए आर, और इसके बाद में ए आर स्क्वायर। जिस तरीके से मैंने एपी में केस बताए थे आपको, जिस तरीके से मैंने आपको एपी में केस बताए थे, क्या बताए थे, ए माइनस का डी ए और ए प्लस में डी, तीन पद, ए माइनस का 3D, ए माइनस का 2D, ए माइनस का डी, ए प्लस में डी, ए माइनस का 2D, उसी प्रकार से जीपी के भी पद होते हैं। ठीक है भैया, बिल्कुल। चलो जी, नोट पॉइंट बना लो। टीजीटी के पीजीटी के क्वेश्चन यहां से बहुत सारे बने हैं, बनाइए नोट पॉइंट। नोट पॉइंट आपका ये है कि यदि आपके पास में एबीसी, मान लो 1 B C, ये कहां पर आते हैं, आर इन जीपी। जीपी का मतलब होता है भैया गुणोत्तर श्रेणी में। एबीसी किस में है भाई साहब, जीपी में है, यानी गुणोत्तर श्रेणी में है। गुणोत्तर श्रेणी में है तो अब आप क्या करोगे, पहला आपका पद, पहली कंडीशन ये आती है कि अगर इसमें आप किसी का भी गुणा करवा दो, मान लो के ए फिर के बी फिर के सी, तो ये किस में रहेंगे, तो आप बोलोगे आर इन जीपी, तब भी ये जीपी में रहेंगे। दूसरा ये होता है कि आप इसमें ना किसी का भी डिवाइड करवा दो, मैंने के का डिवाइड करवा दिया, के का डिवाइड करवा दिया, के का डिवाइड करवाया, तब भी किस में रहेंगे, बोलोगे भाई साहब जीपी में रहने वाले हैं। अच्छा, नंबर थर्ड, इनकी पावर में कितना भी कर लो, ए की बार में एन कर लो, बी की बार में एन कर लो, हालांकि के लिखा है तो के लिखो ना, ए की बार में के, बी की बार में के, सी की बार में के, तब भी ये भैया किसमें रहेंगे, तब भी ये जीपी में ही रहेंगे। अच्छा, अगर हम इसी का इनवर्स भी कर दें, जैसे ए इनवर्स हो गया, बी इनवर्स हो गया, पदों का इनवर्स, तो भी वो किस में रहेंगे, जीपी में रहेंगे। ठीक है, लेकिन चेंज कहां होता है, बड़े ध्यान से सुनना। अगर मैं इन पदों में लॉग लगा देता हूं, जैसे मैंने लगाया लॉग ए, फिर लगाया लॉग बी, इधर हो जाएगा लॉग सी, तो जैसे ये लॉग लग जाता है फिर ये जीपी में ना रह के बदल जाते हैं एपी में। किस में बदल जाते हैं, एपी में। ठीक है भैया, चलो पांचवा। अब अच्छा, एक बात और है, यहां पर जो है ना बेस ई का यूज हो रहा होगा, बेस जो है वो ई का यूज किया जा रहा है। अब अगर हम इनके बेस को ही चेंज कर दें, बेस को ही चेंज कर दें, बेस चेंज का मतलब इस तरीके से है कि ई इधर कर दें, ए इधर कर दें, ई इधर कर दें, बी इधर कर दें, ई इधर सी इधर, तो ये ना बदल जाएगा, तो फिर ये एचपी में हो जाएगा। तो ये कुल मिलाकर आपके पास जीपी की 6 कंडीशन बन गई। ठीक है भैया, जीपी की 6 कंडीशन बन चुकी हैं आपकी। क्या गड़बड़ हो गया, जीपी के 4 पद? अच्छा जी, कितना होगा इसका भाई? चलो ये वाले नोट करो पहले तो आप, टाइम भी हो चुका है ना आपका। चलो अच्छा, एक काम करते हैं, इस वाले पैटर्न को अब कल डिस्कस कर दिया जाएगा। ये है ना ये वाला, इसको आप एक बार देख लेना, ठीक है जी, एक बार आप इसको चेक कर लेना, और नहीं है तो कल मैं इसको ऑलरेडी डिस्कस कर दूंगा। ठीक है जी, कल मैं इसको डिस्कस कर दूंगा। बाकी इन वाले पदों को आप देख लो, और जो मैंने क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए हैं उसको आप देख लेना। ठीक है,
उनको आप देख लेना। चलो, क्या ये आर क्यूब से शुरू होगा? ए अपॉन में आर क्यूब, यहां पर हो जाएगा ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब। ठीक है, क्या ये सही है? ए आर क्यूब आर 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 स्क्वायर खत्म, ए आर स्क्वायर, हाँ सही है यार। अब ठीक है, ठीक है जी। और दूसरी बात, एपी की आज वर्कशीट शाम तक मिल जाएगी। एपी के बहुत सारे मैंने अलग अलग रखे हैं, एसएन का मान अलग रखा है, एसएन टीएन से रिलेटेड रिजल्ट के क्वेश्चन अलग रखे हैं, एनथ टर्म के क्वेश्चन अलग रखे हैं, सम ऑफ एन टर्म्स के क्वेश्चन अलग रखे हैं, मिसलीनियस एपी के क्वेश्चन अलग रखे हैं। और जरा देखना, ये जितने भी क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, आपको टीजीटी के मिलेंगे, जीआईसी के मिलेंगे, और इसके बाद में आपके एलटी के मिलेंगे। बाकी अदर स्टेट के जो टीजीटी होते हैं उनके क्वेश्चन मिलने वाले हैं, पीजीटी के भी क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और जरा चेक करके देखना, सीक्वेंस एंड सीरीज जितना भी मैंने पढ़ाया है, एक्स वाई जेड जितना भी पढ़ाया है, सब उन्हीं से क्वेश्चन बनने वाले हैं जो आपके पी वाई क्यू हैं। ठीक है जी, चलो जी, तो आज के लिए इतना ही। बाकी मुलाकात करेंगे कल फिर से अपने इसी समय पर। तब तक के लिए सभी को नमस्कार है, जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।